एंड अभी आपने जैसे कैट दिया एंड उसके बाद आपके क्या कैट के क्या स्कोर्स आए थे? 2002 में जब मैंने दिया तो 100% आया। वाओ, आपने जीमैट भी दिया था राइट? हाँ। तो जीमैट में क्या स्कोर था आपका? मेरा 800 फुल। अच्छा, इसमें भी फुल 800 ऑन 800। आज जो बेबी आई एम, उस टाइम आई एम लखनऊ वॉज अ बेबी आई एम। तो मैं गया इंटरव्यू के लिए, तो मुझे पूछा कि अगर आपका अहमदाबाद में या बैंगलोर में या कैलकाटा में सिलेक्शन होगा तो आप लखनऊ लोगे कि नहीं लोगे? तो मैंने ऑनेस्टली बोल दिया नहीं लूँगा। तो उसको बहुत बुरा लग गया इंटरव्यूअर को कि ऐसे जवाब दे। तो बाद में मुझे बहुत नसीहत भी दी Who उसने। according to you should give cat and who should give GMAT? I found the GMAT to be tougher in verbal। उसका जो वर्बल सेक्शन है वो एक्सट्रीमली न्यूएंस्ड। मतलब इंडिया में सोचो आप बोलते हो नेक टू नेक, तो कोई बोलेगा कि नेक टू नेक गलत। एक्चुअल फ्रेज है नेक एंड नेक। आप मानो कमांड ओवर द लैंग्वेज हम बोलते हैं, ये गलत है। कमांड ऑफ द लैंग्वेज। आप कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है उसका आंसर 3 सेकंड में कर सकते हो। अगर आपको ये कम से कम आधे क्वेश्चंस में मैं 10 सेकंड शॉर्टकट जानता हूँ। आप कोई भी वर्ड पूछो मुझसे, कोई भी, मैं आपको वो वर्ड का जरूर आंसर दूंगा और सिनोनिम्स बताऊंगा कम से कम 4-5। Enormity. Enormity means giantness. Unabashed. Unabashed is someone who is not embarrassed by anything. वाह यार, मतलब ये सब मेरे को तो सही में इनके मीनिंग्स नहीं पता थे। एंड आपके पूरे करियर में हैव यू टॉट एनी सेलिब्रिटी स्टूडेंट? एक स्टूडेंट है जो अभी ब्लैक रॉक के ग्लोबल चीफ डेटा ऑफिसर का रोल कर रहा है। वो $40 मिलियन उसका सैलरी है। व्हाट? बट ये कितना हो गया? 320 करोड़ एक साल का। हमारे सीए की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कोई कोटा या रिजर्वेशन सिस्टम नहीं होता। आईएम्स में जनरल कैटेगरी आपने बताया 40% होता है एंड दूसरे कैटेगरी लाइक 60% होता है। तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस एंटायर रिजर्वेशन सिस्टम व्हिच इज हैपनिंग इन आईआईएम? वीडियो देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। मैं YouTube एनालिटिक्स देख रहा था एंड वहां पर देखा कि 82.6% ऑफ माय ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस कंटेंट हैज नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर मैंने आपको थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी एंड आपको अगर कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट वी कैन ब्रिंग यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गेस्ट एंड गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड एंजॉय दिस एंटायर एपिसोड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद कुशल। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर अर्ली चाइल्डहुड। तो एक बात बताओ, लाइक हाउ वाज योर एंटायर चाइल्डहुड एंड चाइल्डहुड में ऐसे कोई लेसन्स या लर्निंग्स थे विच इज हेल्पिंग यू टुडे इन योर डे टू डे लाइफ? तो थोड़ा सा ट्रॉमेटिक रहा, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि जनरली जब आप बड़े हो रहे होते हो तो आपको पता नहीं होता कि एक दिन कुछ ऐसा हो जाएगा कि इतना कुछ ज़िंदगी में बदल जाएगा आपके साथ। बट ऐसा हुआ कि 10 ईयर्स का जब मैं था तो स्टेज पे कुछ ऐसी छोटा सा कुछ बोलना था और मुझे बहुत प्रिपेयर करा। मेरे एक टीचर ने, भट्टी साहब थे वो, तो और वो थोड़े गुस्से वाले थे। तो वो हुआ कि स्टेज पे एक फ्यूज़ हो गया लाइट का, तो मेरा ध्यान स्क्रिप्ट से चला गया। तो वो इतना गुस्सा आया उनको कि उन्होंने स्टेज पे 3-4 झापड़ मार दिए मुझे। और हाँ, और ये कि ज़िंदगी में कभी भूल से भी अपना मुंह मत खोलना, इंग्लिश तो कभी बोलना ही मत, नहीं तो तुम मतलब कभी कुछ मत इस तरह का करना, कभी स्टेज पे मत आना, कभी बोलना मत, इंग्लिश मत बोलना। तो एक बहुत 10 साल के बच्चे को और 500 लोग देख रहे हैं और इस तरह की ब्रूटैलिटी, मतलब सच में वो ब्रूटल एक्ट था। मतलब इधर से मारा लेफ्ट साइड से, तो मैं राइट साइड गिर गया स्टेज के। ऐसा नहीं था कि छोटा सा एक थप्पड़ मार दिया, वो बहुत ही बुरा हाल था, उसको बहुत ख़राब एक्सपीरियंस था। तो दैट स्टेड विथ मी कि इंग्लिश कभी मत बोलना और मुंह मत खोलना। फिर हमारे एक मेवाड़ा सर होते थे स्कूल में, तो वो मैथ्स पढ़ाते थे और मैथ्स में भी ऐसा 2-3 बार ऐसा हो गया कि नहीं आया, बच्चों को कई बार आता ही नहीं आता। और उस टाइम पे कॉर्पोरल फिजिकल पनिशमेंट को बुरा कुछ माना नहीं जाता था, तो चलता था। तो 2-3 बार उन्होंने बहुत मारा और एक बार तो ऐसा कि मैं कुत्ते को भी अगर सड़क से उठा लाऊं तो शायद वो भी गणित सीख जाएगा। तुम नहीं सीख सकते कभी ज़िंदगी में, मत, तुम कुछ मत करो। फिर एक ऐसी हमारी मैम होती थी इंग्लिश की, चैटर्जी मैम। तो मेरे को कुछ रीडिंग असाइनमेंट देते हैं बच्चों को खड़ा होकर कि चलो पढ़ो, वो सब की रहता है। अब 1-2 जगह पे मैं अटक गया, तो उनका भी ये था कि बाप को बोलो अपना कि खेत खरीद ले एक, तुम सिर्फ खेती करना, तुम्हारे बस का नहीं है ये पढ़ना लिखना। तो मतलब इंग्लिश को लेके, रीडिंग को लेके, मैथ्स को लेके, और ये सब अराउंड उसी एज पे हुआ, 10-10.5 साल की एज में ही सब कुछ हुआ। तो उसके बाद मैं इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया कि टीचर्स सबसे ख़राब लोग होते हैं, जबकि मैं खुद टीचर हूँ और मैंने वो प्रोफेशन चूज़ किया, और टीचर्स ही सबसे ख़राब होते हैं। तो पेरेंट्स के पास जब 5th स्टैंडर्ड की छुट्टियां आई तो मैंने बोला मैं 6th स्टैंडर्ड से स्कूल नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बहुत बवाल हुआ घर में, बहुत कुछ हुआ, बट थोड़े सपोर्टिव थे पेरेंट्स, तो उन्होंने बोला चलो 6 महीने मत जाने दो। तो एक ऐसा स्कूल था जहाँ अटेंडेंस की ज़रूरत नहीं थी,
तो उस स्कूल में मेरे को इनरोल करा दिया कि ठीक है। तो घर में भी बहुत कि क्या करेगा तुम्हारा बच्चा बड़ा होके वो, बट माई पेरेंट्स वर वेरी वेरी इनटू दिस लैंग्वेज, रीडिंग, लर्निंग, रीजनिंग, मैथ, कम्युनिकेशन। इनको ये था कि ये चीज़ आपको आना चाहिए, जो आप सीखोगे सब्जेक्ट तो ठीक है, कभी आप बायोलॉजी सीखोगे तो बड़े होकर वो सीखोगे, आप मैथ सीखोगे, आप इंजीनियरिंग सीखोगे, आप अकाउंटेंसी, ये ठीक है, बट 4-5 जो मेजर स्किल है ये आना चाहिए। और मेरे पापा को ऐसा था कि कुछ पढ़ाने का ऐसा तरीका था उनका, बहुत ही अलग था, कि बोरिंग से बोरिंग चीज़ें भी इंटरेस्टिंग बना देते थे। तो बहुत डिफ़िकल्ट बुक्स दी बचपन में कि ये पढ़ो, अब उसमें तो वर्ड्स बहुत टफ होते हैं, तो मेरे को जब भी बुक्स पढ़ता था तो बहुत दिक्कत होती थी। तो एक दिन फ्रस्ट्रेशन में आके घर में ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी होती थी, मैंने वो पढ़ना शुरू कर दी। और आप भरोसा नहीं करोगे कुशल कि 3.5 साल लगे मुझे, 10.5 का था मैं, कर 14 साल की एज तक मैंने पूरी डिक्शनरी याद कर ली थी। 57,000 एंट्रीज थी उसमें, 55,000 एंट्रीज, मतलब बाकी प्रॉपर नेम्स छोड़ दो, प्रॉपर नेम्स होते हैं बाकी के। मुझे 55,000 वर्ड्स के मीनिंग तब भी याद थे और आज भी याद होंगे पूरी डिक्शनरी, मैं भूला भी नहीं। क्या बात है। तो वो जो चीज़ था कि तुम नहीं कर सकते, बाद में मैंने मैथ ओलंपियाड किया, तो एकदम आप बिल्कुल स्कूल लेवल से फाइनली इंटरनेशनल तक जाते हो। 34 लाख बच्चे शुरू करते हैं मैथ ओलंपियाड देना, तब उन्होंने किया था, और हमारे लेवल पे जाके मतलब 500-600 लोग, एकदम लास्ट इंटरनेशनल, उसमें भी मेरी 12th रैंक आ गई। और फिर मैंने रीडिंग का भी इतना चस्का लगाया धीरे धीरे, मतलब आज तक तो मैं बोलूँ तो 6,000 नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ चुका हूँ मैं, हर रोज़ मैं पढ़ता ही हूँ। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, मैथ, रीडिंग, और ऑब्वियसली आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, पर एक चीज़ मेरी कभी ठीक नहीं हुई, वो था कम्युनिकेशन, क्योंकि मैं अपने घर में कैद हो गया एक तरह से, स्कूल जाना नहीं, दोस्त नहीं, खेलना कूदना बंद, सब कुछ। तो आई एंड माई पेरेंट्स, दे वर माई वर्ल्ड एंड आई वॉज देयर वर्ल्ड, इट वॉज लाइक दैट। तो 7 साल तक मेरा बाहरी दुनिया से कोई भी कनेक्शन नहीं था, जो आपके फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं जब आप सीखते हो, तो वो चीज़ रही। पर बाद में मैंने उसको भी कॉन करके अब तो मैं इंटरनेशनल स्टेजेस पे जा चुका हूँ, पब्लिक स्पीकिंग के प्रोग्राम्स करता हूँ, सब कुछ। लेकिन वो जो इतने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस थे, तो मैं ये मानता हूँ कि कोई कितना भी एवरेज हो, कितना भी एवरेज स्टूडेंट हो, अगर वो ये माने नहीं कि वो इतना ख़राब है, और अगर वो मन से करे, तो हर चीज़ में नहीं तो 1 या 2 चीज़ में तो फोड़ सकता है लाइफ में, बहुत बड़े लेवल तक, बहुत बड़े। मैं एग्जाम्पल हूँ, मतलब मेरे से ज़्यादा वर्थलेस किसी को शायद फील नहीं कराया गया होगा बचपन में, बट आज है। और बाद में भी बहुत सारी चीज़ों में चीटिंग फील किया, टीचिंग में, जब भी कॉलेज में भी, कि ट्यूशन नहीं आओगे तो पास नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड इंडिया में तो बहुत जगहों पर होता है, जबकि कितनी गलत प्रैक्टिस है। कैट का भी, जेई का भी मैंने जब देखा, तो हमेशा से ये कि यार जो वो करा रहे हैं उनकी वजह से ना तो कोई सिलेक्ट हो रहा है ना कुछ हो रहा है। अगर मान लो 5 लाख बच्चे जेई पढ़ने जाते हैं और 500 बहुत इंटेलिजेंट तो होंगे ही, 5 लाख, वो 500 का सिलेक्शन हो जाएगा, वो 10 पोस्टर पे फोटो आ जाएंगे, वो रैंक से अपने आप ही आ जाएंगी। तो ट्रेनिंग सेंटर का क्या रोल, ये मेरे दिमाग में कभी फिट नहीं हुआ। तो इसलिए जब मैं कैट की पढ़ाई कर रहा था, जब मैं कॉलेज में था, इंजीनियरिंग से मैंने 1 साल की ब्रेक ले ली। मतलब 1 साल मैंने बोला कि नहीं, मेरे को कुछ कोचिंग सेंटर से ऑफर थे कि तुम जेई के लिए मैथ्स पढ़ा दो, ये कर दो। मैंने 1 साल कॉलेज ही नहीं गया, मैंने सिर्फ पढ़ाया, और मुझे पढ़ाने का बहुत शौक। और वो पीछे से जो एक वुंड तो चल ही रहा था कि टीचर अच्छा होना चाहिए, टीचर्स अच्छे होने चाहिए। तो समहाउ आई थिंक एक वो बन गया कि कुछ भी मैं करूँगा लाइफ में, सिर्फ अचीवमेंट में दिखाने के लिए करूँगा कि मैं कर सकता हूँ ये चीज़, और मुझे करना और कुछ नहीं, मुझे बनना तो टीचर ही है। ये मुझे कॉलेज में समझ आ गया। एक बात बताओ, आपने जैसे बताया कि आपको इतने ज़्यादा ट्रॉमेटिक इंसिडेंसेस फेस करने पड़े ड्यूरिंग योर स्कूल डेज, एंड आपको लाइक फिजिकल लाइक पनिशमेंट्स एंड वो सब भी एक्सपीरियंस करने मिले। व्हाट वाज लाइक दैट टर्निंग पॉइंट कि आपको लगा कि अभी तो मैं करके ही दिखाऊंगा, एंड व्हाट वर द स्टेप्स यू टुक एज अ चाइल्ड? बिकॉज बहुत सारे लोगों के साथ ये फेस होता है, बट नॉट एवरीवन इज लाइक कि मैं तो अभी करके ही दिखाऊंगा, पीपल गेट डीमोटिवेटेड। तो आप में ऐसा क्या था, एंड आपने क्या इंप्रूवमेंट्स लिए विच मेड यू लाइक अ पर्सन हु कैन मेमोराइज लाइक 55,000 वर्ड्स, रीड 6,000 बुक्स टिल डेट, विच इज़ लाइक जस्ट फिनोमिनल? तो देखो, काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं इसमें, तो मैं ये नहीं कह सकता कि पब्लिक स्पीकिंग या बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं था, बहुत मुश्किल था बहुत सालों तक। वो मैंने बहुत बाद में इम्प्रूव किया। और मतलब इतना डर था मुझे कि गेस्ट अगर घर में आ रहे हैं और बच्चे को बुलाता है, नमस्ते करो अंकल को,
सच बता रहा हूँ कुशल, आप सच में मानोगे नहीं, मैं बाथरूम में छुप जाता था। एक बार तो एक गेस्ट आए, 9 घंटे तक गए नहीं, मैं 9 घंटे तक बाथरूम में रहा मैं। हाँ, ये बड़ा अजीब लगेगा सुन के, बट ऐसा हुआ है। और वो चीज़ तो मेरी इम्प्रूव नहीं हुई कई सालों तक, बट बाकी चीज़ों में, रीडिंग में जैसे पापा का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, मैथ में उनका सुबह उठा के जैसे 5 बजे रोज मैथ सॉल्व कराना, मेरे लेवल से 10 गुना आगे का, और इनकरेज करके, और जहाँ पे नहीं कर पा रहे हो कर की, तो एज ए टीचर ही वॉज वेरी गुड। और मम्मा का जैसे इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर वोकेबलरी, इस पे बहुत एम्फेसिस था, लेकिन उन्होंने मेरे लिए ये चीज़ें आसान भी बना दी और प्लेजरेबल बना दिया, मोर देन दैट। कि इंसाइक्लोपीडिया पढ़ने बैठे तो आपने 3 वॉल्यूम एक दिन में पूरे देख लिए, जो सवाल ही नहीं उठता कि एक बच्चे को, आज की डेट में तो हम देखें इतना डिस्ट्रैक्शन है। एक ये भी रीज़न हो सकता है कि उस टाइम पे ये सब डिस्ट्रैक्शन तो कुछ भी नहीं था, फ़ोन जैसी चीज़ें नहीं थे। मैं तो जब बड़ा हो रहा था तो इंटरनेट, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ नहीं था, इंटरनेट ही नहीं था, तो दुनिया में ही नहीं था। तो ये आई मीन ये बिलीव करना मुश्किल है, क्योंकि आप तो जब से पैदा हो गए तब से वो रहा ही है आपके सामने, डिजिटल नेटिव। लेकिन जेन्युइनली नहीं था, मतलब आप शायद अपने पेरेंट्स से पूछोगे तो आपको पता चलेगा, देयर वाज अ जनरेशन लाइक दैट। बट या, तो मे बी दैट, एंड इट वाज वेरी ट्रॉमेटिक ऑल्सो। ऐसा नहीं है मैं ये बोलूँ कि सब बहुत अच्छा हो गया। आपका एक भी दोस्त नहीं है, आप कभी घर से बाहर नहीं निकले, पेरेंट्स के अलावा तीसरे पर्सन से आपने बात नहीं की 7-8 साल, तो बहुत टफ हुआ मेरे लिए। ऐसा नहीं है, जब मैं कॉलेज गया तो पहले साल में तो ये था कि मैं कैसे बात करूं, आता ही नहीं है। तो मैंने एक्चुअली कॉलेज से ब्रेक भी ले लिया, और मेरे को लगा कि मैं क्या करूंगा, तो मैंने कहा कि मैं टीचिंग करना पसंद करता था, मेरे को मैथ बहुत ही पसंद था एज ए सब्जेक्ट। तो एक लोकल कोचिंग क्लासेस होती थी, वहाँ पे मैथ का एक ट्यूशन मिल गया, एक तरह से 15-20 बच्चे आ रहे हैं, तो बस मैंने 1 साल वहाँ मैथ्स पढ़ाया, थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ाया, तो मैं काफ़ी खुल गया उस चीज़ से। लेकिन आसान तो नहीं थी जर्नी, मतलब ये कहो कि बहुत इजी था। और स्पीकिंग वाला तो बहुत बड़ा ट्रॉमा था, वो बहुत बाद में जाके कॉन्कर किया मैंने फिर। तो आपने फिर कैट कौन से ईयर में दिया, एंड आपका फिर वो कैट का पूरा जर्नी कैसे रहा, इन द सेंस हाउ डिड यू डिसाइड दैट यू वांटेड टू गिव कैट, एंड देन व्हाट हैपेंड? सो कैट का जर्नी ऐसा रहा कि क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ाना शुरू कर दिया, तो मुझे ही हो गया कि मुझे बनना तो टीचर ही है, क्योंकि एक चीज़ में जहाँ पे मुझे अप्रिसिएशन भी मिली, मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी भी मिली, मुझे लगा कि ये मेरे को आता है, ये मैं कर सकता हूँ, मैं कैपेबल हूँ। तो मन में ही आ गया कि पढ़ाना ही है बड़े होके, अब कुछ भी हो बनना टीचर ही है। और कैट तो नॉर्मली बच्चे, मतलब इंडिया में तो इंजीनियरिंग कैट या स्टैंडर्ड, हमारे यहाँ तो टेम्पलेट ही बना हुआ था कि ये करना ही है, इसमें कोई सेकंड थॉट ही नहीं है, मतलब ये तो स्टैंडर्ड। आज भी शायद कोई किसी भी फील्ड में जाए, कैट देने वाले 9 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स होते ही होते हैं। तो जब मैंने कैट की पढ़ाई शुरू की, हमारे टाइम पे आईएमएस का सिर्फ एक पोस्टल कोर्स आता था, कोई क्लासेस नहीं होते थे कैट के, आईएमएस का पोस्टल कोर्स आता था। और मैंने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मेरा इतना इन्वेस्टमेंट था रीडिंग में, वोकेबलरी में, ग्रामर में, मैथ में, ये सब चीज़ों में, तो मेरे को बहुत ईजी लगा। तो क्या होता है ना, कोई भी चीज़ जब आप करते हो और आपको मज़ा आने लगता है, और वो गेमिफिकेशन टाइप होता है, जो क्वांट वर्बल और ये सब जो एरियाज हैं, आरसी, ये कि एक सही हुआ फिर आपको एक्साइटमेंट हुआ। तो कैट पढ़ते पढ़ते ही 6-7 महीने के अंदर मुझे लगा कैट में सिलेक्शन हो नहीं हो, मुझे कैट का ट्रेनर बनना है, क्योंकि कैट आई एंजॉयड द मोस्ट। उसका जो सिलेबस था, बिकॉज आई हैड लाइक 7-8 ईयर्स इन्वेस्टेड, सो इट वॉज नॉट अनयूजुअल फॉर मी एट ऑल। तो कैट दिया, क्योंकि इतना तैयारी भी कर ली थी और इतने सालों का भी इन्वेस्टमेंट था, तो अच्छा उस टाइम परसेंटाइल नहीं आते थे। जब मैंने दिया कैट 1995 था, तो परसेंटाइल नहीं आते थे उस टाइम, और 4 ही IIM होते थे ABCL, तो चारों से कॉल आ गया और ABC में फाइनल सिलेक्शन भी हुआ। लेकिन मुझे कैट के लिए पर्सनली ये कहना कि बहुत मेहनत की है, बहुत, क्योंकि मेहनत इतने साल हो गई थी इनडायरेक्टली विदाउट रियलाइजिंग, बट मज़ा बहुत ज़्यादा आया उस चीज़ में। तो बिकॉज टीचर बनना ही था, तो मैंने एक्चुअली IIM अहमदाबाद ज्वाइन भी किया, बट इसलिए किया कि मुझे ब्रांड मिल जाएगा कि मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ। तो और मुझे मालूम था कि मुझे नहीं करना है यहाँ पे, तो कुछ दिनों के बाद मैंने छोड़ भी दिया वो चीज़। अच्छा, तो आप IIM अहमदाबाद गए और आपने ड्रॉप आउट कर लिया, मतलब बहुत ही जल्दी। हाँ, मतलब टेक्निकली 47 डेज में, बट 7 डेज बाद ही पता था मुझे कि मुझे करना ही नहीं है परसू। ओके, एंड आपका कैट में क्या स्कोर था? कैट में तब स्कोर नहीं आता था, तब सिर्फ IIM से कॉल आता था उस टाइम पे। बाद में मैंने कैट दिया है,
जब पहली बार कैट में परसेंटाइल आना शुरू हुआ 2002 में, उसके पहले देते ही नहीं थे परसेंटाइल। तो तब तक बाकी आईएम्स भी आ गए थे, तो ब्लैक आई बोलते हैं जिसको BLSE क्या है आजकल। क्या होता है ब्लैक आई? बैंगलोर, लखनऊ, अहमदाबाद, कैलकाटा एंड कैलिकट, इंदौर, तो ये ब्लैक आई, BLACKI। तो उसमें IIM कोझिकोड और इंदौर ये बाद में खुले हैं उसको। तो ये 6 IIMs हो गए थे, तो 6 के 6 से कॉल भी आया, 6 के 6 से कन्वर्ट भी हुआ। 1995 में जब मेरा लखनऊ का कन्वर्जन नहीं हुआ, उसकी स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अब लखनऊ की रैंक तो बहुत पीछे थी आज जो बेबी IIM उस टाइम IIM लखनऊ वाज अ बेबी IIM। तो मैं गया इंटरव्यू के लिए, तो मुझे पूछा कि अगर आपका अहमदाबाद में या बैंगलोर में या कैलकाटा में सिलेक्शन होगा तो आप लखनऊ लोगे कि नहीं लोगे? तो मैंने ऑनेस्टली बोल दिया नहीं लूँगा। तो उसको बहुत बुरा लग गया इंटरव्यूअर को कि ऐसे जवाब दे। तो बाद में मुझे बहुत नसीहत भी दी उसने। वैसे तो बोल दिया कि तुम्हारा यहाँ तो अब नहीं होगा, लेकिन उसने मुझे बाद में आधे घंटे का इंटरव्यू दूसरे बंदे का छोड़ के भी पीछे से कि ऐसे आंसर देते हो, डिप्लोमेसी कोई चीज़ होती है। मैंने बोला मेरे को तो नहीं ज्वाइन करना होगा। अगर मैं बोलता लखनऊ ज्वाइन करूँगा तो आप मानते क्या? तो ये एक और चीज़ है ना कि कैसे नहीं, ऐसा नहीं, कुछ तरीका ढूंढना चाहिए। यू शुड फाइंड समथिंग यूनिक अबाउट लखनऊ व्हिच वुड कन्विंस अस। बट दैट वाज वन IIM आई डिडंट गेट थ्रू एवर। अच्छा, मतलब बाद में हुआ, सेकंड टाइम मेरा उसमें भी हुआ, लेकिन फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। बट वही टाइम आपका अहमदाबाद भी हो गया था? अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा। तो अहमदाबाद लिया और फिर मालूम था कि ये करना नहीं है परसू, मुझे इसकी ब्रांड चाहिए कि आई एम अहमदाबाद स्टूडेंट टीचिंग यू कैट। तो शुरू में तो मैंने उसी लिए किया था, 6 महीने बाद मतलब उसका एक बड़ा एक कैनवस बन गया कि नहीं, आई कैन मेक अ डिफरेंस। बहुत बड़ी चीज़ है वो चीज़। एंड अभी आपने जैसे कैट दिया एंड उसके बाद आपके क्या कैट के क्या स्कोर्स आए थे 2002 के बाद आपने दिया 2002 में जब मैंने दिया तो 100 परसेंटाइल आया। वाओ। लेकिन 100 परसेंटाइल तो ओवरऑल आया ही। लेकिन आपको शायद पता हो कि नहीं, 42% मार्क्स लाते अगर उस साल तो 100 परसेंटाइल आ जाता। 42% मार्क्स पे तो बस 42%। लेकिन आजकल तो 40% पे भी कई बार आ जाता है 100 परसेंटाइल। हाँ, लेकिन मेरी एक बहुत स्पेशल अचीवमेंट रही, मैं ब्रैग करूँ ऐसा लगेगा लेकिन सच में बहुत ही था कि क्वांट और वर्बल दोनों ही मेन सेक्शन माने जाते हैं। DI को तो थर्ड सेक्शन ऐसे माना जाता है जो कि मेजर सेक्शन है। फिर दोनों में मैंने फुल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मतलब 100% मार्क्स भी लाया, एक भी गलती नहीं की, और 100 परसेंटाइल तो आ ही जाएगा जब 40% पे आ जाता है। तो मेरे 2 सेक्शंस आज तक ऐसा इंडिया में किसी ने नहीं किया कि सिंगल कैट अटेम्प्ट में वर्बल में 100% और क्वांट में भी 100% मार्क्स लाया। तो ये एक बहुत गजब था उस टाइम पे जब हुआ। क्या बात है, ये तो बहुत ही फिनोमिनल है। और अभी आप बोल रहे हो कि 40% पे भी लाइक लोग को मतलब 100 परसेंटाइल आ जाता है। 45-40% मार्क्स हो तो, क्योंकि कैट इज अबाउट चूजिंग। कैट में ये नहीं होता कि सारे सवाल आपको करने हैं, आपको चूज करना है। तो अगर आपने सही चूज किया और उतने आपने सही कर दिए तो आ जाएगा आपका। और कई बार तो 30 मार्क्स लाते हो आप, सिर्फ 30 मार्क्स 10-10 तीनों में, तो आप कई बार 95 परसेंटाइल ले आते हो। बहुत ही अलग एग्जाम है। एक बार मेरे को समझाओगे? सो आई एम समवन हु इज नॉट गिवन कैट बाय द वे, एंड मेरे को कैट के बारे में इतना नहीं है, तो स्ट्रक्चर बताओगे कि ओके कौन से सब्जेक्ट्स क्या क्या सेक्शंस होते हैं और कितने मार्क्स के क्या क्या होते हैं, जस्ट फॉर एनीवन हु वांट्स टू अंडरस्टैंड द कैट एग्जाम। तो एक तो है VARC, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और एक है क्वांटिटेटिव मतलब मैथमेटिक्स, और एक है DILR, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो ये 3 सेक्शंस हैं। तो वर्बल इज मोर लाइक लैंग्वेज, बट नॉट लैंग्वेज जैसे इंग्लिश, इट इज़ मोर लाइक लॉजिक। तो आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो उसमें लॉजिकली क्या डिड्यूस कर सकते हो आप या क्या नहीं कर सकते, वो चीज़ है। क्वांटिटेटिव इज हायर लेवल एप्टीट्यूड, नॉट हायर मैथ। हायर मैथ में ये डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब नहीं। एप्टीट्यूड का थोड़ा एडवांस वर्जन आप मैथ मान सकते हो। और डेटा इंटरप्रिटेशन तो आप जानते हो, ग्राफ, टेबल, चार्ट्स, लॉजिकल पजल्स, ऑर्डरिंग, ये सब चीज़ें। गॉट इट, फेयर। एंड ये इनका क्या वेटेज होता है लाइक हर एक सेक्शन का? वेटेज तो बराबर ही मान सकते हो आप, करीब मतलब किसी में 22 सवाल तो किसी में 24 सवाल, रफली 1/3 आप मान सकते हो कि 1/3 ही रहता है। और 2 तरह के क्वेश्चन हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है,
और एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको आंसर फिल करना पड़ता है, हम्म। तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ओके तो ऐसा रहता है। ओके। एंड इसमें कितने ऐसे कुछ होता है कितने मार्क्स का होता है पूरा पेपर? हाँ, तो हर साल थोड़ा बदलता है। मान लो अब 68 क्वेश्चंस आए, किसी में हाँ। 22, 22 और 24। ओके जो लास्ट कैट है 2024, जो उसमें 2 सेक्शंस हैं 22 क्वेश्चंस के और एक है 24। ओके तो 22 22 22 वुड हैव बीन 66, तो ये 68 ओके मल्टीप्लाइड बाय 3, सो 68 into 3 इज द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, विच इज अराउंड 204 मान लीजिए इस बार। बट 200 कभी 198 का एग्जाम हो जाएगा, कभी 204 का, ऐसे ही रहता है। ओके। एंड ऑन एन एवरेज अगर 200 मार्क्स का एग्जाम है और 100 परसेंटाइल के लिए 200 मार्क्स में से कितने आने आप चाहिए? 80 से 85 के बीच में आपका स्कोर है सिर्फ, हाँ तो कई बार आपका 100 परसेंटाइल आ जाता है 80 ईयर मार्क टू पे? ईयर। हाँ, ईयर टू ईयर थोड़ा वेरी करता है। ओके कभी किसे 2023 का बोलते हैं कैट बहुत ही टफ था, 2024 का बहुत इजी था। लोग ऐसा बोलते हैं, मतलब थोड़ा, मैं तो ऐसा नहीं समझता क्योंकि वो तो कंपटीशन है। इट्स नॉट रियली कि आपका टफ है इजी है, यू हैव टू स्टिल स्कोर रिलेटिव। बट हाँ, मतलब इतना अगर आपका स्कोर है तो आपका 100 परसेंटाइल कई बार आ जाता है। गॉट इट। एंड इसमें अभी बताओ कि यू हैव बिन ट्रेनिंग कैट सिंस 1996 राइट? एंड आपने टोटल कितने बच्चों को पढ़ा लिया हुआ इन योर करियर? मेरे टोटल करियर में तो 5 लाख प्लस होंगे, बट उसमें से कैट के करीब 2.5 लाख स्टूडेंट्स और जीमैट जीआरई के करीब 2.5 लाख स्टूडेंट्स से भी ज्यादा, करीब 2.5-3 लाख जीमैट जीआरई। गॉट इट, दैट्स अ वेरी बिग नंबर। तो इसकी बात करते हैं अभी, सिंस यू हैव ट्रेन्ड 2.5 लाख स्टूडेंट्स एंड यू आल्सो गॉट 100 परसेंटाइल इन योर कैट, आपके हिसाब से लाइक स्टूडेंट्स जो है अगर जो कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको ये जो हर एक सेक्शंस आपने बोले VARC, क्वांट्स, DILR, what are like some tips that you would like to give them so that they can also score more than 99 percentile in their CAT exams? तो थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा मैं इसमें, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा मिसलेड हैं, बहुत मिसगाइडेड हैं, उनको गलत चीज़ें बताई जाती हैं कई बार। VARC में ये बोला जाता है कि बस रीडिंग करो, क्योंकि स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है। वर्बल जो सेक्शन है, वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें लोग बोलते हैं कि एक्चुअल कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आप पैसेज पढ़ो, आंसर करो। अब पैसेज बहुत टफ है, आपकी रीडिंग स्किल नहीं है, तो आप नॉवेल्स पढ़ो, 100 नॉवेल्स 200 नॉवेल पढ़ो, ऐसा बोला जाता है। रीड 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 इज द स्टैंडर्ड एडवाइस। और मेरे हिसाब से इससे गलत और इससे वाहियात कोई चीज़ ही नहीं है पूरे कैट इंडस्ट्री की, क्योंकि किसी को नहीं पता कि VARC सेक्शन को एस कैसे करना है। और मैंने करीब 2004 में एक मेथड इन्वेंट की थी, ऑक्टेव नाम है उसका, पूरा एक एक्रोनिम है, और उससे कम से कम 2 लाख स्टूडेंट्स टोटल कैट के और जीमैट और GRE के मिला के 2 लाख स्टूडेंट्स का VARC या सिर्फ RC किसी में आता है, उसमें 100% स्कोर आया, नॉट 100 परसेंटाइल। वाओ, 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट का, और वो टेक्निक से आया है, तो क्योंकि लॉजिकल है। क्या एक बार बताओगे व्हाट इज ऑक्टेव मेथड? या सो OCTAAV, उसमें है ओपिनियन, कॉन्ट्रडिक्शन, टोन, and then avoid, and then awareness, then verify, then eliminate। तो ये 7 एलिमेंट्स होते हैं उसमें। ऑब्वियसली इसमें बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, 30-40 घंटे तो मुझे बेसिक पढ़ाने में ही जाता है। बट एक बार किसी ने स्टूडेंट ने इसको मास्टर कर लिया तो ये सेक्शन तो टोटली मास्टर्ड है। मैथ में और क्वांट में जैसे है तो थोड़ा अलग है। लोगों के कम से कम अगर 1 साल तैयारी की तो 8 महीने तो वो बेसिक्स ही पढ़ते हैं, कि उनको परसेंटेज या रेशियो ही नहीं आता, या बहुत बेसिक चीज़ें, और वो बहुत बड़ा वेस्टेड एफर्ट है। कैट में अगर आप सिर्फ बेसिक्स पढ़ रहे हो, जैसे मान लो एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया जनवरी में, या कई बार तो पिछले नवंबर में भी ज्वाइन कर लेते हैं लोग। नवंबर में आपने ज्वाइन किया, अगले नवंबर में एग्ज़ाम है, और पहली बार अगस्त में आप मॉक दे रहे हो या जुलाई में पहला मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो 8 महीने पढ़ने के बाद भी मैथ में नेगेटिव में स्कोर आ रहा है, मतलब आप बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं तो भी आप बेटर ऑफ होते हैं। तो ये कुछ तो गलत है यहाँ पे, इसका मतलब इंडस्ट्री में कुछ तो गलत हो ही रहा है। तो उसका तरीका है कि आपको इतना बेसिक लेवल से पढ़ाया जाता है और मॉक का लेवल एकदम एडवांस्ड होता है। तो कैट के क्वांट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कितना भी बेसिक्स पढ़ लो आप स्कोर नहीं कर सकते, आपको एक लेवल पे आपका लेवल अप करना पड़ेगा, तो एडवांस्ड होना ही पड़ेगा आपको। तो ये है क्वांटिटेटिव का। और DI सेक्शन में कई लोग बोलते हैं, जैसे ये बहुत पॉपुलर है, उसमें कई जो कैट देने वाले उनको पता होगा कि YouTube पे बहुत सारे वीडियोस हैं, लोग वही देखते रहते हैं। अब आप कोई वीडियो देख रहे हो तो आप उतना इंटेंसिटी से सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप देख रहे हो टीचर कैसे कर रहा है, और आप लोग हाँ मेरे को आ गया समझ में, आई गॉट इट, आई कैन हैंडल इट। जब एग्ज़ाम होती तो आप नहीं कर पाते।
तो इसके लिए टेक्निक ये नहीं कि जो कैसे सॉल्व कर रहा है टीचर, आप प्रीवियस ईयर कैट पेपर उठाओ 7-8 जो भी, और बहुत पुराने पेपर्स भी उठा सकते हो आप, और जो रिसेंट है वो भी, और आप बगैर सोल्यूशन देखे, चाहे कितना भी एक सेट में आपको एक दिन लग जाए भले, आप खुद निकालो उसका सोल्यूशन, नहीं तो ये सेक्शन कभी मास्टर नहीं होता। सबसे बड़ा पेन है ये सेक्शन। एक स्टूडेंट को मैं जानता हूँ, निष्ठा नाम है, बैंगलोर में पढ़ रही है, IIM बैंगलोर में, सेकेंड ईयर में, अभी मैकिंजी में जॉब भी लगा है। 4 साल लगे उसको कैट निकालने में, जबकि VARC अच्छा और क्वांट भी 1 साल में अच्छा हो गया। 4th ईयर में जाके DI सेक्शन निकला, जब उसने अपनी स्ट्रैटेजी ठीक करी है। तो और ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से है बाय द वे, ये भी कि नॉन इंजीनियर्स का तो कुछ नहीं होता, ये नहीं, BA बैकग्राउंड है सब कुछ, और मैकिंजी में उसकी जॉब भी लगी, तो ऐसा नहीं कि बाद में खराब होगा, बट वो सेक्शन ने उसके 4 साल लगा दिए एक की जगह। और वो स्ट्रैटेजी गलत यही है कि आप सोल्यूशन देख रहे हो और आप ताली बजा रहे हो कि यार बहुत बढ़िया किया टीचर ने, तो मतलब कर दिया, मज़ा आ गया। आप करने जाते हो तो आपसे नहीं बनता। तो उसकी स्ट्रैटेजी आप कितना भी घिसना पड़े, कितना भी, वो आपको खुद निकालना पड़ेगा, वो नहीं करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये एक स्ट्रैटेजी इसके अंदर रहती है। गॉट इट। एंड इसमें जैसे आपने बताया कि मॉक्स वगैरह भी लाइक देना ज़रूरी है, तो हाउ मेनी मॉक्स लाइक वन शुड गिव बिफोर देयर कैट एग्जाम्स? मैं ये नहीं मानता कि आपको 40-50 मॉक्स देना चाहिए जो इंडस्ट्री में चलता है। जनरली 20 टेस्ट सिमुलेशंस आर इनफ। इसमें मॉक्स में 3 तरह के मॉक्स हो सकते हैं, टॉपिक वाइज हो सकते हैं। मान लो मैंने एक मैथ में टॉपिक पढ़ा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का मुझे एक सेक्शनल टेस्ट या टॉपिक वाइज टेस्ट करना पड़ेगा पहले, या मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, या मैंने ग्राफ्स टाइप के क्वेश्चंस, या गेम्स एक क्वेश्चन होता है, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स डेटा इंटरप्रिटेशन में, तो मैं पहले उसको मास्टर करूं, तो मेरे टॉपिक वाइज कुछ टेस्ट हो गए। फिर मेरे मिक्स्ड सेक्शनल टेस्ट, कि मैथ में हर टॉपिक तो कर लिया मैंने, अब मेरा मिक्स्ड, जैसे कैट का ही एक सेक्शन, और फिर फाइनली मॉक्स। तो सब मिला के अगर आपका एक्सपीरियंस इक्विवेलेंट टू 20 मॉक टेस्ट है, मैं ये मानता हूँ ये काफ़ी है। ये इंडस्ट्री में इससे बहुत डिसएग्री करेंगे लोग, क्योंकि उनका तो रहता है प्रैक्टिस ही करते जाओ, एक लिमिट के बाद तो बस, तो लोग कई बार इस इंस्टीट्यूट का ले लिया, कई बार 10-10 टेस्ट सीरीज लोग शेयर करते हैं एक दूसरे से, कई बार खरीदते हैं, कई बार वो लॉगिन पासवर्ड शेयर करके, बट उनका कभी स्कोर नहीं आता। मैं एक स्टूडेंट को जानता हूँ, आप भरोसा नहीं करोगे, इसी साल का, हिज नेम इज सुजय, और उससे मैंने पूछा, क्योंकि उसके सारे IIM के कॉल्स हैं, अभी उसका इंटरव्यूज चल रहे हैं, सारे IIMs के कॉल्स हैं, और मैंने पूछा तुमने क्या किया, तो उसने बोला मैंने 15 दिन तैयारी किया, मैंने प्रीवियस ईयर कैट्स को समझा बहुत अच्छे से। वो बहुत इंटेलिजेंट भी है, वो ठीक है, वो IIT चेन्नई का स्टूडेंट है सब कुछ, लेकिन उसने बोला कि मैं ये नहीं मान सकता कि 3 महीने से ज़्यादा मुझे कभी लगते। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये 40 मॉक्स, 50 मॉक्स, 5 इंस्टीट्यूट्स के मॉक्स, ये सिर्फ वो फोमो ही है कि ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। फाइनली आप जो 2-2.5 घंटे 3 घंटे में वहाँ जाके जो परफॉर्म करते हो, वो अलग चीज़ है, और इतना पढ़ना अलग चीज़। तो 20 मॉक्स आई थिंक। और आपके हिसाब से आइडियली कितने मंथ्स लगेंगे किसी को भी कैट के लिए प्रिपेयर करने के लिए? लाइक यू सेड वन स्टूडेंट took 15 days, बट ऑन एन एवरेज लाइक कितना टाइम लगेगा? अगर एक डिसेंट, देखो कैट में मैं ये भी चीज़ है जो शायद बहुत ही बुरी लग सकती है कई लोगों को, अगर आपका मैथ बिल्कुल ही ज़ीरो है, मतलब अगर आप ये भी स्ट्रगल करते हो कि भूल गए कि ट्राइंगल मतलब 3 साइड का फिगर होता है, या मेरे कई बार सेशंस में जो ज्वाइन करने के पहले कोई आ रहा है, कैट दे दिया है एक बार, उसको ये याद नहीं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है मतलब ये तो बहुत ही शॉकिंग बात। ऐसे लोगों के लिए एग्ज़ाम नहीं बनी, एटलीस्ट टॉप IIMs के लिए तो आप भूल जाएं। एक बहुत बेसिक मैथ का एप्टीट्यूड अगर है आपका, बहुत बेसिक मतलब आपको मैथ से डर नहीं लगता जब कोई पढ़ा रहा है, या आपको 3 बार में कोई क्वेश्चन समझने की ज़रूरत नहीं, एक बार में किसी ने बताया, ठीक है, यू मे नॉट नो एनीथिंग, यू मे फॉरगॉटन, बट इफ समबडी इज एक्सप्लेनिंग, इफ यू गेट इट इन वन गो, दैट इज मीन्स यू डिड नॉट नो एनीथिंग, योर एप्टीट्यूड इज ज़ीरो, बट यू आर नॉट स्केयर्ड। ऐसे स्टूडेंट को 3 महीने पढ़ना और 1 महीने टेस्ट सीरीज, 4 महीने में हो जाना चाहिए। और मेरे पास इतनी सक्सेस स्टोरीज हैं इस चीज़ की, स्टार्ट से फिनिश 4 महीने में। बहुत सारे नॉन इंजीनियर्स, नॉन IITians, नॉन मैथ, BBA, BA, BCom, सब लोगों का निकला है ऐसा, और इतने सारे केसेस हैं, तो उससे ये समझ में आता है कि हो सकता है।
Right. Two of my friends actually they gave CAT and they are my seniors actually. So CA rankers थे and उन्होंने CAT दिया and they didn't want to get into like IIMs and all. They just wanted to give CAT for the sake of it. Like industry में ऐसा भी होता है कि बहुत लोग को बस देना है CAT because to test कि यार मतलब how they are doing as compared to other people etc. उन्होंने मतलब यू वोंट बिलीव दिस एंड पीपल माइट से कि यार ये तो झूठ बोल रहा है बट आई एम नॉट इवन किडिंग लाइक एक बंदे ने 5 दिन की पढ़ाई की एक बंदे ने 7 दिन की पढ़ाई की एंड वन गॉट 96 परसेंटाइल एंड वन गॉट 99 परसेंटाइल just by 6 to 8 days of studies and of course they got into IIM Ahmedabad because they had a rank in CA finals तो IIM Ahmedabad में ऐसा कुछ होता है कि CA फाइनल में अगर रैंक है तो एक CA का सेपरेट कोटा होता है जहाँ पर उनको रैंकर्स को प्रेफर्ड होता है सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू लाइक एनालाइज कि अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग डेज तैयारी हो सकती है बट मैं शॉक हो गया था कि 4 दिन में वो बंदा कैट देके ही हैज गॉटन इनटू IIM Ahmedabad आई वाज सो शॉक्ड नहीं तो 2-3 चीजें हो सकती हैं एक तो ये कि जनरली शार्प है एक है कि ग्रास्पिंग बहुत फास्ट है एक है पैटर्न रिकॉग्निशन है कि यार ऐसे पेपर आते हैं ऐसे समझ में आता है एक ये है कि यार 40% ही लाना है तो मैं सब कुछ क्यों पढूं बहुत कुछ हो सकता है इसमें और आई थिंक जो बहुत एनालिटिकल बन जाते हो आप सीए में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई इतनी आपने पढ़ाई कर ली होती है कि आपको हर चीज़ का कम टाइम में आउटपुट कैसे निकालना है वो आ जाता है तो वो एक बहुत बड़ा फायदा होता है सम पीपल आर शार्पर एंड सम पीपल आउटलायर ही था ये तो मतलब हाँ तो उतना तो शायद मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि 4 दिन में आ जाएगा लेकिन 4 महीने में जरूर आ जाएगा और इसमें बात बता तो आप जैसे आपने बताया कि 80 मार्क्स पे तो 100 परसेंटाइल मिल सकता है 0 मार्क्स पे क्या परसेंटाइल होगा क्योंकि नेगेटिव मार्क्स भी होते हैं ऑन एन एवरेज तो अलग अलग कैट में अलग अलग है हाईएस्ट ऐसा हुआ है 27 परसेंटाइल 0 मार्क्स पे आया है अच्छा मतलब 3 लाख लोग अगर दे रहे हैं तो आप 81,000 लोगों से ऊपर हो अगर आपका 0 मार्क्स है माय गॉड मतलब 81,000 लोगों का नेगेटिव में मार्क्स होगा कम से कम बाप रे ये हर साल नहीं होता किसी बार 18% होगा बट इन्हें एक्सट्रीम केस में सोचो जिस साल भी कैट इतना टफ हो गया जो बहुत बड़ी चीज है तो 81,000 पीपल स्कोर इन द नेगेटिव्स एंड ये लोग भी वो हैं जो ट्रेनिंग लेते हैं ये लोग भी वो हैं जो 1 साल का कोचिंग लेते हैं टेस्ट सीरीज करते हैं 3 जगह जाते हैं सब फिर भी वो नेगेटिव में स्कोर करते हैं मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ गलत चल रहा है इस चीज मतलब अगर मैं जाऊँ कैट की एग्जाम दूँ और मैं खाली पेपर छोड़ के आऊँ तो भी मेरा ऑन एन एवरेज 25-27 परसेंटाइल आ जाएगा आराम से किसी एक पर्टिकुलर रेट में 20 परसेंटाइल तो एवरेज मान ही लो आप मतलब 60,000 तो आपका 0 से ऊपर रैंक हो गई गॉट इट और कैट की लाइक प्रिपरेशन में जैसे मान के चलते कि चलो अभी 120 डेज का प्रिपरेशन करना है तो आपके हिसाब से लाइक स्टूडेंट्स जो है क्या मिस्टेक्स या क्या गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू लाइक लेट्स से गेट अ गुड स्कोर या तो वो उनकी प्रायोरिटीज अलग है या तो कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि विच इज अफेक्टिंग देयर कैट स्कोर तो क्या मिस्टेक्स होगी एक तो देखो इंडस्ट्री का भी थोड़ा सा इसमें कंट्रीब्यूशन है अगर मैं एक कैट ट्रेनर हूँ या इंस्टीट्यूट हूँ और मैं बोलूँगा कि आप 3 महीने में कर सकते हो तो मैं क्या 50, 60, 70 हज़ार रुपये फीस जस्टिफाई कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा तो मुझे अगर ये लेना है उनसे इतना पैसा तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये बहुत टफ एग्ज़ाम है उसमें टाइम लगता है क्योंकि तभी वो जस्टिफाइड लगती है इतनी फ़ीस और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि कोई हमें हाथ पकड़ के मतलब लिखना भी सिखा सकता है पर उसका फ़ायदा कुछ नहीं है ये चीज़ सोचना कि ये चीज़ आपको स्कोर ला के देगी तो गलती करते हैं पहली चीज़ तो कि एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग भाई मैं भी तो एक इंटेलिजेंट पर्सन हूँ अगर मैं IIM जाने का ख्वाब देख रहा हूँ तो मैं अपने आप को इतना बेवकूफ़ क्यों मानूंगा जो बोल रहा है सब मान ली मैंने पर मैं आके थॉट या रेडिट पे जाके मैंने कोरा पे कुछ पढ़ लिया वही मेरा एब्सोल्यूट ट्रूथ है गॉस्पेल बन गया तो गलती तो स्टूडेंट की भी है ऑब्जेक्टिवली अगर आप एनालाइज करो आप 2-3 पुराने साल के पेपर्स देखो तो आपको समझ आएगा कि यार ये जो तरीका बताया जा रहा है कि 100 नॉवेल्स पढ़ लो तो आप रीडर बन जाओगे आरसी अच्छा हो जाएगा मैथ में तो आपको बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ना पड़ेगा DI इज ऑल प्रैक्टिस ये गलत है तो जब आप अपनी अप्रोच ठीक करते हो तो 3 महीने और 1 महीना तो प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग प्रैक्टिस लगती है एंड में बहुत ही स्ट्रांग उस टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही जगह के मॉक्स करो ठीक है आप 10 जगह के कर लो आपको पर वो बेस बनाओ कि अगर मैं 8 महीने पढ़ के और 34 परसेंटाइल ला रहा हूँ मेरे मॉक्स में तो मेरे लिए तो कोई जगह ही नहीं है तो मैं 8 महीने पढ़ूँ अगर तो चलो 8 महीने भी पढ़ा तो 90 के ऊपर तो लाना शुरू करूँ ना मैं तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो रहा है कहीं पर और तो ये है एक तो स्टूडेंट को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी मान लो किसी ने कभी कोई स्कोर नहीं किया
जैसे मान लो किसी का कैट का 30% स्कोर है, उसने जाके फ्रस्ट्रेशन में एक पोस्ट लिख दी कि सब खराब है, ये टीचर खराब है, ये इंस्टीट्यूट खराब है सब, पर उसी इंस्टीट्यूट से कोई 100% भी तो लाया है ना, तो क्या मैं पूरा ब्लेम एक कैट ट्रेनर या इंस्टीट्यूट को दे? पर लोग जो सबसे ज्यादा रेंट करता है उसकी बात सबसे ज्यादा सही मान लेते हैं कि ये सही है। मेरे यहाँ पे इतनी बार होता है कि एक स्टूडेंट जिसका 100% आया है वो इतनी अच्छी बातें बोलेगा सब कुछ, लेकिन कई बार होता है कि किसी का अगर स्कोर नहीं आया और वो बंदा अगर बोलेगा कि, तो लोगों को ट्रस्ट उसको करना चाहिए जो अचीवर है। इंडिया में एक बहुत बड़ी डिजीज है, पीपल ट्रस्ट पीपल लाइक देमसेल्व्स। अगर मैं 30% लायक हूँ तो मैं 99% वाले से इंस्पायर नहीं होता। मुझे अपने फ्रेंड में कि अच्छा तेरा भी कुछ नहीं हुआ, मेरा भी कुछ नहीं हुआ, तेरे को भी खराब लगा मेरे को, ये रिलेटेबिलिटी बंद करनी पड़ेगी। बहुत खराब चीज़ है, बहुत ज़्यादा। Yeah, that's a very good point, and I'd like to double click on that in the latter part of the conversation also. But just before that, I want to ask you कि अभी जैसे CAT के scores 99 percentile plus वाले जो होते हैं usually उनको top IIMs में मिलता है, तो आप एक रेंज बता सकते हो कि अगर IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा टॉप 3-5 IIMs में जाना है, क्या CAT के scores लगेंगे? तो देखिए, अगर जनरल कैटेगरी की बात है और अगर आपके पास कोई बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी या स्पेशल रीज़न नहीं है, एक कैटेगरी हम बोलते हैं जेम, उसमें जेम कुछ नहीं है, वो जनरल इंजीनियरिंग मेल, उसको सबसे अनवांटेड पर उसको शॉर्ट फॉर्म उसका जेम है, लेकिन वो कैटेगरी में अगर आप हो तो 99.5 पे भी शायद आपको कहीं से टॉप आईएम से कॉल भी नहीं आएगा। अच्छा, okay. लेकिन जैसे मान लो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो डेफिनेटली चांसेस, आप ह्यूमैनिटी से हो, आप फीमेल कैंडिडेट हो, सो डाइवर्सिटी एंगल को अगर मैं हटा दूँ और अगर मैं कोटास हटा दूँ, कोटास तो चलो अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, जनरल कैटेगरी की सिर्फ 40% सीट्स हैं, सोचिए 60% सीट्स गो टू अदर कैटेगरीज विच इज ऑल्सो। इन लोगों के लिए 99.5 प्लस इज द मोस्ट सिंपल थिंग आई कैन से कि आपको एम करना पड़ेगा। कोई स्टूडेंट जब शुरू करता है वो ये सोच के नहीं कर सकता कि मैं तो डाइवर्सिटी कैंडिडेट हूँ तो मुझे तो कम लाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे फिर कभी 10th के मार्क्स, कभी 12th के मार्क्स, कभी ग्रेजुएशन के मार्क्स, कभी वर्क एक्सपीरियंस, और आजकल ऐसा हो गया कि इतने सारे पैरामीटर्स के बेस, जैसे IIM बैंगलोर किसी को 95 या 92 परसेंटाइल पे भी कॉल भेज देता है। एक दो तो जनरल कैटेगरी में, हाँ, और एक दो लोगों का तो सुना 80 परसेंटाइल पे भी उन्होंने बुला तो लिया एटलीस्ट। ओके, सबका मिनिमम परसेंटाइल होता है कि चलो सब सेक्शन में 80 होना चाहिए, मान लो उनको अच्छा लगा प्रोफाइल, उनको लगा चलो नेशनल लेवल स्विमिंग चैंपियन है बंदा, ने कुछ फंड्स रेस किए हैं फॉरेन कंट्रीज में, उसका 10 साल का कुछ ऐसा, तो अलग अलग रीजन से भी बुला लेते हैं। बट अगर आप ये आउटलायर्स को छोड़ दो, ये सब 1% कैटेगरी है, ये बहुत ही रेयर सिचुएशन, तो 99.5 प्लस आप मान लीजिए एवरेज, और अगर सारे IIM से आ रहा है तो आप 99.9 प्लस पे ही। मैं देख रहा हूँ 99.97, 93, 98 ये चल रहा है बिल्कुल, जो 4-5 टॉप IIM से कॉल। तो अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा तीनों के लिए 99.97 ऐसा परसेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स 99.9x ले लो। अच्छा, मतलब एक्सेप्शंस को हटा देते हैं, एक्सेप्शंस तो हर जगह हो सकते हैं भाई। ये था, मेरा एक स्टूडेंट था, उसको स्टैनफोर्ड में जाना था और उसको नारायण मूर्ति की डायरेक्ट रिकमेंडेशन आ गई, जबकि वो खुद वो स्टैनफोर्ड कमेटी का हेड है कई बार, वो बहुत कंट्रोवर्शियल नाम है आजकल फॉर डिफरेंट रीजंस, बट उनके जैसे उनके बेटी और वो जो सन इन लॉ है वो भी स्टैनफोर्ड से। अब नारायण मूर्ति के रिकमेंडेशन तो स्टैनफोर्ड बोलेगा तुम आ जाओ यार, क्या जीमैट क्या GRE कुछ, तो ये आउटलायर्स को हटा के तो ऐसे ही होता है जनरली। गॉट इट, 99.9। हाँ, गॉट इट। एंड इसमें जैसे हमारे CA की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कोई कोटा या रिजर्वेशन सिस्टम नहीं होता, सो एवरीवन इज लाइक बेस्ड ऑन देयर मेरिट, एंड यहाँ पर लाइक एवरीवन हैज़ टू लाइक गिव देयर एग्जाम्स, एंड जो भी स्कोर आएगा ऑल इंडिया रैंक्स आर बेसिस मेरिट्स, एंड प्लेसमेंट्स भी उस हिसाब से होती है। आपने बताया कि जैसे IIMs में जनरल कैटेगरी आपने बताया 40% होता है एंड दूसरे कैटेगरी लाइक 60% होता है, तो डू यू थिंक दैट दिस should reduce your, or what are your views on this entire reservation system which is happening in IIMs? तो देखो एब्सोल्यूट फैक्ट है कि उसको बदला नहीं जा सकता, वो कॉन्स्टिट्यूशन से अटैच कर दिया, HRD मिनिस्ट्री कंडक्ट करती है, वो सब ठीक है, लेकिन उस हिसाब से फिर CA में भी होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। मतलब हम तो ये पढ़ रहे हैं आजकल कि एम्स का डॉक्टर है जो 0% मेडिकल में मार्क्स लाके, और वो एम्स में सिलेक्ट हो गया बिकॉज वो कोटे का कैंडिडेट है,
और मैं किसी को, मतलब ये तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बुरा लगेगा, लेकिन मैं बहुत क्लियरली मानता हूँ कि मेरिट इज़ द ओनली रीज़न वाई वन शुड गेट समथिंग. And even businesses, like you might say lives are more important, कि pilot is more important, surgeon is more important, लेकिन एक मैनेजर भी जाके अगर उसकी एप्टीट्यूड नहीं है और वो कोई गलत डिसीजन ले ले, समटाइम्स इट कैन टैंक ए कंपनी, समटाइम्स दैट रेपरकशन कैन इवन टैंक ए कंट्री. आज कोई बंदा रिलायंस में बैठ के कुछ ऐसा डिसीजन ले ले कि कल को लोग सड़क पे आ जाएं उसके अगेंस्ट, द कंट्री कैन सफर, नॉट जस्ट द कंपनी, बिकॉज इट्स ए ह्यूज थिंग, इट्स ए ह्यूज थिंग. यूएस में जो कई बार रिसेशंस आए हैं, वो एमबीएस नहीं गलत डिसीजन लेके लाए, उसमें हार्वर्ड का भी नाम आ जाएगा सब, बट नॉट बिकॉज दे वर नॉट केपेबल, बट द सिचुएशंस आर सो कॉम्प्लेक्स, सो वी कांट टेक इट लाइटली. आई थिंक होना तो चाहिए मेरिट पे, बट या अनफॉर्चुनेट 60% के आसपास, कई बार 60 या 54%, 58% ऐसे लोग नॉन मेरिट पे अगर सिलेक्ट हो रहे हैं, या कम से कम परसेंट पे सिलेक्ट हो रहे हैं, तो इट इज़ एन अनफॉर्चुनेट रियलिटी. जैसे नंबर बताऊं मैं आपको, सिर्फ 620 लोग IIM ABC जाते हैं साल के जनरल कैटेगरी के, और कैट देना शुरू करते हैं जो तैयारी करीब 6 लाख लोग. 6 लाख लोग शुरू करते हैं, आधे लोग तो बीच में ही छोड़ देते हैं कि चलो, ये तो हर एग्ज़ाम के लिए, ये कैट की अकेले की बात नहीं है. आधे लोग तैयारी करते तो 3 लाख लोग देते हैं, 3,40,000 3,30,000 लोग रजिस्टर करते हैं. 30-40 हज़ार तो एग्ज़ाम देने नहीं जाता रजिस्टर करने के बाद कि यार क्या ही फ़ायदा है. बट स्टार्ट करते हैं 6 लाख लोग, जो कैट का ड्रीम होता है. उसमें से 620 ये 3 IIM ABC की जनरल कैटेगरीज में सिलेक्शन सीट्स हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. एंड अगर हम देखें तो इट कुड हैव बीन मोर हैड देयर बीन नो कोटास. सो इट रियली अफेक्ट्स एवरीथिंग वेरी नेगेटिवली. तो आप पूरे 6 लाख लोगों में से ओनली 620, जो 0.1% तो नहीं, मतलब जो दे रहे हैं वो तो हाँ 0.2% है, क्योंकि 3 लाख देते हैं. हाँ, okay. और 600 लोग सिलेक्ट होते हैं, तो इट इज़ 0.2%. तो वही 99.8 99.9 बात तो वहीं पे आ जाती है. माय गॉड, स्कैरी, बहुत ही एकदम कम परसेंटाइल है तो. एंड इसमें अभी जैसे इसकी बात करें तो मैंने एक जगह पे ये पढ़ा था कि आपने GMAT भी दिया था, राइट? हाँ. तो GMAT में क्या स्कोर था आपका? मेरा 800 फुल. अच्छा, इसमें भी फुल 800 on 800. पर मैं एक बात फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो लाइफ के 7-8 साल निकले ना, वो एप्टीट्यूड में ही निकले. तो ये कहना कि इतना ईजी, मेरे लिए एग्जाम्स ईजी नहीं थे, मेरे लिए वो पीरियड बहुत ईजी था जब मुझे एग्जाम नहीं देना था. क्योंकि मैं जब डिक्शनरी पढ़ रहा था तो मुझे ये नहीं पता था कि GRE जैसी कोई एग्जाम होती है जिसमें वो कैप टेस्ट होता है. मेरे को मज़ा आ रहा था इसलिए. तो आई थिंक व्हेन यू जस्ट लर्न फॉर द फन, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. तो आपने GMAT कब दिया था? मैंने 1995 में GMAT GRE भी दिया था, बिकॉज पेरेंट्स ने बोला कि एक एग्ज़ाम काफ़ी नहीं है, आपको सारे बैकअप्स रखने हैं. यू नेवर नो, क्योंकि एग्जाम्स के बाद भी सिलेक्शन होना ज़रूरी नहीं है. और GRE भी दिया था आपने? GRE में भी आई अज्यूम फुल स्कोर ही होगा आपका? हाँ, उस टाइम पे GRE का स्कोर 2400 होता था. अब तो 340 में से स्कोर आता है, तो काफ़ी स्केल्स चेंज हो गए. तो हाँ, उसमें भी फुल स्कोर था. पर GRE का एक सेक्शन मुझे बहुत टफ लगा था, तो उसका तो मेरा लकी था कि उसमें एनालिटिकल रीजनिंग एक सेक्शन आता था उस टाइम पर. उसकी मेरी प्रेप नहीं थी, तो जो मेरी बाकी 2 एग्जाम्स के लिए प्रेप थी उसके लिए. बट 2 जो बाकी सेक्शन आते थे, इसमें मैथ और वोकैबुलरी आता था और वर्बल, वो बहुत इजीली निकल. एक सेक्शन बहुत टफ था, बट आई गॉट लकी ऑन द टेस्ट. आई वुड नेवर हैव स्कोर्ड 2400. इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल. लकी नहीं यार, आई थिंक इट्स ऑल योर हार्ड वर्क. वो सेक्शन के लिए आई हैड नो प्रेप, सच बता रहा हूँ, बट हो गया. हाँ, और प्रोबेबली उनको पता चल गया था आपके कैट और GMAT में तो फुल स्कोर है, तो इधर भी फुल ही मिलने वाले. टफ पेपर बनाते शायद मेरे लिए. No, so now you've given CAT as well as GMAT, so you will be the best person to answer this. Who according to you should give CAT and who should give GMAT? तो 2-3 चीज़ें हैं. एक तो अगर आपके पास वर्कएक्स है और आप 1 ईयर का MBA करना चाह रहे हो जनरली, और या फिर आप अब्रॉड जाके 2 ईयर या 1 ईयर MBA करना चाह रहे हो. जैसे इंडिया में आपको ISB जाना है, तो ISB का जो मेन प्रोग्राम है जो बहुत सालों से फेमस है, अभी एक ISB YL जो शुरू हुआ है वो एक अलग चीज़ है. YLP था पहले, उसका नाम YL कर दिया है. अच्छा, okay. YLP भी वो 1 ईयर का था. YLP में उसको चेंज कर दिया अभी. तो जिसको मान लो 3-4 साल वर्क एक्स हो गया है और इंडिया से 1 ईयर MBA करना है, तो उसके पास तो GMAT या कभी कभी GRE के अलावा ऑप्शन ही नहीं है. जो बाहर जाना चाहते हैं वहाँ तो कैट तो है ही, इंडियन एग्जाम है.
लेकिन जो इंडिया में रहना चाहता है और उसको ये है कि मैं उतना वर्कएक्स नहीं है या वर्कएक्स है तो भी 2 साल का प्रॉपर MBA करूँगा, तो अभी भी प्रिडोमिनेंटली तो कैट ही देना है मतलब। और ISB ने जो नया चीज़ शुरू की है वो इट इज़ इन कॉम्पिटिशन विथ IIMs। पहले ISB के सारे प्रोग्राम्स 1 ईयर के होते थे, अभी प्रोग्राम लेंथ भी बढ़ा दी उन्होंने, और अगर आपके पास 0 years वर्कएक्स है तो भी आप जा सकते हो। इट्स कॉल्ड YL प्रोग्राम। उसमें दे हैव स्टार्टेड टेकिंग कैट ऑल्सो अब। तो आई थिंक कैट इज़ अ ब्रॉडर एग्जाम। और अभी थोड़ा फॉरेन का मार्केट भी थोड़ा सुन रहे हैं कि जैसे UK कोई नहीं जाना चाहता, पहले UK, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी यहाँ भी लोग जाते थे। US का भी थोड़ा अभी नेगेटिव न्यूज़ थोड़ा तो चल ही रहा है, उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा क्रेज़ कम है GMAT का, इसमें डिनाई नहीं करूँगा मैं, वो है। और उसका रीज़न है जो ड्राइव करता है वो फाइनल डेस्टिनेशन ड्राइव करता है। US यूज्ड टू बी लाइक द डेस्टिनेशन, आपके तो कई फ्रेंड्स भी जाते हैं तो आप जानते हो। तो अभी तो आई थिंक कैट वुड बी नंबर 1 एंड देन GMAT and GRE will be number 2 and then 3 at GRE will be 3. Which one is tougher, CAT or GMAT? मेरा आंसर इसमें, क्योंकि मैं अपना ही आंसर दे सकता हूँ, स्टूडेंट्स के एंगल से भी दे सकता हूँ। आई फाउंड द GMAT टू बी टफर इन वर्बल। उसका जो वर्बल सेक्शन है वो एक्सट्रीमली न्यूएंस्ड है। मतलब इंडिया में सोचो, आप बोलते हो नेक टू नेक, तो कोई बोलेगा कि नेक टू नेक गलत है। नेक टू नेक कॉम्पिटिशन, एक्चुअल फ्रेज है नेक एंड नेक, आप मानोगे? ओह अच्छा, ऐसा है। ऐसा कमांड ओवर द लैंग्वेज हम बोलते हैं, हाँ। ये गलत है, कमांड ऑफ द लैंग्वेज। अच्छा, तो मतलब कमांड ओवर द लैंग्वेज, ही हैज ग्रेट कमांड ओवर इंग्लिश इज रॉन्ग इंग्लिश, कमांड ऑफ। तो इतने न्यूएंस्ड लेवल पे उसकी जो टेस्टिंग है, उसका रीडिंग भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व है। वो भी होता है ना, गिव एग्जाम टेक एग्जाम, हाँ, इट्स so it नॉट should be गिविंग एग्जाम, इट इज right. टेकिंग एन एग्जाम। बट ये तो कोई सोच ही नहीं सकता था ना कि मतलब कोई बोले आई एम डाउन विथ फीवर, तो हम डाउट नहीं करते हैं कि ये गलत इंग्लिश। ये तो सही है ना, गलत है? नहीं, उसका एक्चुअल फ्रेज है आई एम लेड अप विथ फीवर। ओह, तो नेक टू नेक गलत है, सोचो, नेक टू नेक तो कोई सोच ही नहीं सकता है। हाँ। तो ऐसे हजारों चीज़ें हैं जहाँ पे न्यूएंसेस आपके बदलना पड़ेंगे आपको बहुत। आपको मैं पूछता हूँ, डिसइंटरेस्टेड वर्ड आपको पॉजिटिव लगता है, नेगेटिव या न्यूट्रल लगता है? डिसइंटरेस्टेड मेरे को तो नेगेटिव लगता है। ये न्यूट्रल है। अब डिक्शनरी चेक करोगे तो हैरान रह जाओगे। कैसे न्यूट्रल है? इसका मीनिंग है अनबायस्ड। इसका मीनिंग ये नहीं है कि जो नेगेटिव पर्सन है, इट जस्ट मीन्स जैसे एक अंपायर है क्रिकेट मैच में, दैट शुड बी डिसइंटरेस्टेड, दैट पर्सन शुड नॉट बी अनइंटरेस्टेड। एक अलग चीज है। अंपायर अनइंटरेस्टेड नहीं हो सकता मैच में, बट उसको डिसइंटरेस्टेड होना जरूरी है। क्योंकि डिसइंटरेस्टेड हमें लगता है नेगेटिव है। अब आपको मैं पूछूं डिसपैशनेट, तो आपको तो लगेगा नेगेटिव ही है डिसपैशनेट। डिसपैशनेट इज अ न्यूट्रल वर्ड। अगर मैं बोलूं अनक्वालिफाइड, तो आप ये बोल सकते हो अनक्वालिफाइड डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अनक्वालिफाइड का मीनिंग ये होता ही नहीं है। जब आप इंटरनेशनल एग्जाम दोगे, अनक्वालिफाइड मतलब टोटल। आई गिव यू माई अनक्वालिफाइड सपोर्ट मीन्स टोटल सपोर्ट। तो उस मामले में जो GMAT है वो बहुत इवॉल्व है। उसका रीडिंग आई कैन गो ऑन, बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी, क्योंकि वो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट लेते हैं, अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट हमारे लिए थोड़ा अनफेमिलियर होता है। क्वांटिटेटिव सेक्शन में कैट इज डेफिनेटली टफर, डेफिनेटली। मतलब VARC जो सेक्शन है, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कैट इज मच इजी। क्वांटिटेटिव में कैट इज मच इजियर, कैट इज मच टफर। कैट इज मच इजियर इन VARC। GMAT इज मच मोर न्यूएंस्ड। क्वांट में कैट इज टफर, नो क्वेश्चन। GMAT का क्वांट काफी आसान है कैट के क्वांट के। एग्जांपल्स दे सकते हो कोई क्वेश्चंस का कैट GMAT क्वांट्स के? तो कैट के क्वेश्चंस आर नॉट ट्रिकी, दे आर जस्ट टफ। GMAT में क्या ट्रिकी क्वेश्चन होगा, तो ट्रिकी क्वेश्चन आप थोड़ा सा पढ़ के, थोड़ा सा करके मास्टर, अगर आपकी बेसिक मैथ अच्छी है तो GMAT आप निकाल लोगे। यहाँ पे तो IITians भी स्ट्रगल करते हैं कैट के मैथ्स में। कई सारे IITians और इंजीनियर्स, तो नॉर्मली 95% इंजीनियर्स का मैथ खराब होता है। लोगों को लगता है कि इंजीनियर्स है तो मैथ अच्छी होती है। 95% केसेस में मैं बोल सकता हूँ इंजीनियर्स को मैथ नहीं आती इंडिया में। बहुत अनफॉर्चुनेट है। आप भी शायद नहीं मानते हो ये बात। मतलब मेरे को I thought कि IITians would be good in mathematics. IITians are good at math, but they are not good at cat quant. cat quant एक अलग डिसिप्लिन है। और मैं इंजीनियर्स की बात कर रहा हूँ, IITians को थोड़ी देर। इंजीनियर्स का हमको लगता है मैथ तो अच्छा ही होता होगा, ये सच नहीं है 95% केसेस। तो ये एक चीज़ है। हाँ, आप बोल रहे थे कैसे टफ है, तो कैट मतलब आप नॉर्मल लॉजिक से सॉल्व ही नहीं कर सकते विद इन टाइम लिमिट, टफ ही होता है। GMAT में ईजी भी होता है और ट्रिकी होता है। तो ट्रिकी मान लो 20 मैंने ऐसे केसेस आपको दिखा दिए कि चलो ये क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको 21st में उसकी ट्रिक याद समझ आ जाएगी कि एग्जामिनर ये गेम खेल रहे हैं मेरे साथ।
कैट में तो आपका गेम ही सिलेक्शन का है। लोग ये तक बोलते हैं कि उसमें 5-6 मेजर टॉपिक होते हैं, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, मॉडर्न मैथ, ये सब, कि अरिथमेटिक करके चले जाओ, सिर्फ 40% तो अरिथमेटिक आता है। आप सिर्फ अरिथमेटिक कर लो और आप चूज ही हो जाओ और इतना अच्छा हो कि आप 40%, तो आपका 100% मैथ्स में आ क्या होता है अरिथमेटिक? अरिथमेटिक में मतलब परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड एंड डिस्टेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं, बेसिक टॉपिक्स जो होते हैं, मिक्सचर, ये जो इनिशियल मैथ जो 10th स्टैंडर्ड तक का बेसिक मैथ। तो अलजेब्रा में तो वही XYZ आ जाएगा, इनइक्वालिटीज, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएंगी। फिर अलग होता है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है, उसको मॉडर्न मैथ बोलते हैं। उसमें ज्योमेट्री होता है। तो ये जो है, ये फिर भी आप कई बार टीचर्स बोलते हैं कि सिर्फ अरिथमेटिक कर लो, तो आपका 40% अरिथमेटिक तो आता ही है और 40% पे आपका 100% आ जाता है। इतना इजी नहीं है, उसके भी क्वेश्चन वहां जाके कई बार क्रैक नहीं हो। तो कैट का मैथ जेन्युइनली चैलेंजिंग होता है, इसको डिनाई नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर किसी को इतना डर लगता है कि मेरे को तो आता ही नहीं मैथ, मेरे को तो बहुत ही डर लगता, psychologically you cannot be scared and still hope that CAT you will clear with a high percentile. You have to like math to some extent. Even if you don't like, you can't hate it or you can't be scared of it. 0 से थोड़ा ऊपर तो मिनिमम स्टार्टिंग लेवल चाहिए ही चाहिए। Got it. तो ये है। एंड जीमैट में फिर जैसे आपने बताया कि उसमें वर्बल एबिलिटी सबसे डिफिकल्ट है, वो काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स दिए थे आपने। ये भी, और बहुत मतलब उसका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, अगर आप पैसेज आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ऑथर इसकी तारीफ कर रहा है और एक्चुअली किसी चीज़ की बुराई कर रहा होगा। मतलब अलग ही उसके न्यूएंस्ड जो तरीका होता है लिखने का, तो वो जीमैट उस मामले में बहुत टफ। तो जस्ट टू समराइज योर आंसर, इज इट फेयर टू से कि जिसको अभी जैसे आईवी लीग MBA या बाहर MBA करना है, उनके लिए जीमैट इज बेस्ट फॉर नाउ, एंड देन अगर IIM से MBA करना है तो कैट इज जीमैट इज बेस्ट नहीं, जीमैट इज द ओनली एग्जाम, जीमैट इज द ओनली ऑप्शन। बट बाकी भी होते हैं ना, GRE एंड ऑल। GRE लेते हैं, बट GRE में जो परसेंटेज है 13% पीपल टेक GRE एंड गो। उसमें भी बहुत सारे हैं कि स्कॉलरशिप नहीं मिलती GRE के थ्रू, स्कॉलरशिप चाहिए तो जीमैट के थ्रू। जब आप जॉब लेने जाते हो 1 साल बाद 2 साल बाद MBA के थ्रू, तो आपका जीमैट स्कोर ही देखा जाता है। अच्छा। जो BCG है, बेन है, ये कंपनीज आपका जीमैट स्कोर देखती हैं इवन आफ्टर 2 years ऑफ MBA। GRE तो देखा ही नहीं जाता उस टाइम। तो GRE is theoretically yes, it's an option, but it's taken only by 13% people. अच्छा। For MBA admissions. Okay. That is taken by other people who want to just do masters. Got it. And जैसे GMAT का स्कोर is valid for 5 years if I'm not wrong. Yes. वैसे CAT का स्कोर is valid for how many years? It's only 1 year and अच्छा, that too a few months only. क्योंकि जब तक आपकी एप्लीकेशन है, मान लो IIM में मुझे अप्लाई करना था CAT 2024 के बाद, तो IIM की विंडो ही 1-2 महीने की, 1 महीने की होगी मुश्किल से, वो भी बहुत ही, तो कहना कि वैलिड है पर वैलिड कॉलेज की विंडो नहीं है तो नहीं। हाँ, मतलब CAT इज not even 1 year, maybe a few months. Got it. Yeah. And any idea what percentage weight is given to CAT scores to get into IIMs? I think it's the highest. It's the maximum importance always goes to the CAT, maybe exceptions, but उनका भी 80 से कम नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। तो ये तो कोई बोले कि 80 परसेंटाइल पे कोई चला गया तो वो 10,000 20,000 में से कभी कोई 1% जो गया है, नॉट कैट टेकर्स, जो 10-20 हज़ार लोग गए हैं आज तक टॉप IIMs, उसमें से एक होगा कि कोई 85-90 पे चला गया ऐसा। बट कैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट ओपन्स द डोर, इट इज द फुट इन द डोर। नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हार्वर्ड स्टैनफोर्ड की वेबसाइट में मैं देख रहा था, तो वहाँ पर लिखा होता है कि GMAT इज लाइक 17-18% ऑफ द वेटेज ऑफ योर एंटायर एप्लीकेशन, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स, बट GMAT ओपन्स द डोर। करेक्ट। अब मान लो आपका GMAT बहुत ही लो है तो एप्लीकेशन ही कंसिडर नहीं होगी। तो ये नहीं कि GMAT is not important. GMAT is the first most important thing. Got it. Once you get into the evaluation stage, GMAT does not matter. Okay. Same for CAT. No, it's not same for CAT because overall score matter करता है वहाँ पर। अच्छा। जैसे foreign B schools में क्या है, अगर आपका GMAT कम है मान लो, तो आपको एप्लीकेशन ही रीड नहीं होगी, और GMAT डिसेंट है और बहुत हाई नहीं है मान लो, और उन्होंने एप्लीकेशन रीड कर ली, तो फिर लो GMAT से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या क्यूमुलेटिवली सब कुछ मैटर करता है। तो कैट विल बी प्रॉब्ली 85-90% ऑफ द वेटेज। फिर आपका PI पर्सनल इंटरव्यू, फिर आपके एकेडमिक रिकॉर्ड, फिर ये अलग अलग IIMs के अलग अलग पाई चार्ट होगा इसमें। सम विल से 70% गिवन टू कैट, बट इट इज द हाईएस्ट वेटेज, मोर देन 50%। वाओ, को पता ही नहीं था ये सब। Let's also talk about some of the myths actually. Let's debunk some of the myths about CAT. तो एक तो ये था कि
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नॉन इंजीनियरिंग अगर बैकग्राउंड से हो तो आप बेसिकली कैट में मतलब डिफिकल्ट होगा आपको कैट क्रैक करना. इज दिस ट्रू? देखो, नॉन इंजीनियरिंग का मतलब नहीं है, अगर आपका मैथ अल्टीमेट वीक है, बहुत ही वीक है, तो टफ तो होगा. तो मैंने देखा है एसआरसीसी के जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनका मैथ बहुत ज़बरदस्त होता है, कई बार बहुत अमेजिंगली ज़बरदस्त होता है, और बहुत सारे इंजीनियर्स का मैथ अच्छा नहीं होता. तो सेम विथ लॉजिक. तो इट इज़ नॉट दैट आप आईआईटी से नहीं हो, आप इंजीनियर नहीं हो तो उनके पास कोई बायस है कि आईआईएम ने सोचा लेंगे ही नहीं, क्योंकि सीए के लिए तो उल्टा कोटा रखा है. तो अगर ऐसा होता तो बिल्कुल नहीं रखते फिर तो उनके पास कोई बायस नहीं. कैट और आईआईएम्स में कोई ऐसा बायस नहीं है. बट ट्रेडिशनली ये बात सही है कि आईआईटी से कोई है, इसमें मैं डिनाई नहीं करूँगा. उसको इनिशियल अपर हैंड तो है, इनिशियल अपर हैंड. एक महीने मान लो कि अगर मैं बहुत एक वीक स्टूडेंट हूँ ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स या बीबीएस और मेरी मैथ थोड़ी वीक है, मुझे एक महीना और लगेगा कंपेयर टू समवन हु इज़ ऑलरेडी वेरी गुड. बट देर इज़ नो सच थिंग. मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ. मेरा एक स्टूडेंट अभी पढ़ रहा है आईआईएम अहमदाबाद में, तरुण वर्मा. आप देखेंगे भी सही उसके अंदर, इसके अंदर अगर आप देखते हैं, हाँ श्योर, तरुण वर्मा देखेंगे थर्ड नंबर पे आप. हाँ. अब ये स्टूडेंट की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि 3 महीने की तैयारी की इसने, और इसको कम से कम 10 कैट ट्रेनर्स और इंस्टीट्यूट ने बोला कि तू तो नॉन मैथ का है, तू तो भूल जा, 3 साल से पहले तो तेरा होगा ही नहीं, तू वर्क एक्स पे जा. ये बंदा 2003 में तो बॉर्न है और 2024 21 साल की एज में ही वाज एट आईआईएम अहमदाबाद. जीरो वर्क एक्सपीरियंस, बीबीए बैकग्राउंड. बीबीए बैकग्राउंड में तो माना ही जाता है कि आपकी कोई मैथ सॉलिड नहीं होगी, एटलीस्ट वो प्रोडिजी तो नहीं है मैथ में, बेसिक मैथ. और उसके बाद भी उसने 3 महीने में ही क्रैक किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में. 3 महीने में, एग्जैक्ट 3 मंथ्स, बिकॉज वो तो मेरा स्टूडेंट है तो मेरे को एक एक चीज़ पता है. लेकिन कम से कम 10 लोगों ने ये बोला कि तुम्हारे से 1 साल में तो हो ही नहीं सकता और 2-3 अटेम्प्ट लगेंगे, इससे अच्छा है जॉब ले लो, तुम कैट पे रिलाई ही मत करो पहले साल. तो दैट इज अनबिलीवेबल. एंड हिज एज इज 20, मतलब ही इज was born in 2003. Yeah. Rather, he was born in 2003. So that is like, Yeah, he's written. I graduated from the college Yeah. SSCBS in 2024. yeah. So So this is he Shahid must be Sukhdev College of Yeah. Business Studies, which is BBA. Right. तो मैथ बैकग्राउंड भी नहीं है. So what was the score? You His said? score was 99.94. Oh wow. So that means a non-engineer, non-math background person, technically non-IIT and non-engineer, non-math background, in the first attempt can go even to IIM Ahmedabad, and he had all the 4 converts. ABCL जो टॉप 4 IIMs है, चारों का कन्वर्जन था. और ना वर्कएक्स की ज़रूरत है. कई लोग बोलते हैं कि प्रोफाइल ही नहीं है तो कैसे देखेंगे. तो ये बहुत बड़े मिथ्स है इंडस्ट्री में कुछ, कि नहीं कर सकते आप अगर नॉन इंजीनियर हैं तो पहले अटेम्प्ट में तो बिल्कुल नहीं होगा, या 2 साल तैयारी करना पड़ेगी. बिल्कुल नहीं है. प्रूफ के साथ मैं बात कर रहा हूँ. और ऐसे कोई मिथ्स है जो आप बताना चाहोगे? एक मिथ तो ये भी है कि वही कि मैथ अच्छा नहीं है, दूसरा बहुत टाइम लगता है, तीसरा कि वर्बल इज ऑल लक, आरसी इज ऑल लक. आपका बैठ गया तो ठीक है, डीआई इज ऑल लक. मैथ इज नॉट लक. मैथ में यू हैव टू बी इंटेलिजेंट इन सिलेक्शन. मैं बोलता हूँ कि कैट इज नॉट ए लक बेस्ड एग्जाम एट ऑल. मैं बिल्कुल नहीं मानता कि ये लक बेस्ड है. आपकी प्रेप पिन पॉइंटेड होना चाहिए. मैं अगर मान लो कोई सर्जरी कर रहा हूँ एज ए सर्जन, तो मैं जनरल सर्जन नहीं हो सकता अगर मेरे को हार्ट की सर्जरी. तो यहाँ पे भी पिन पॉइंटेडनेस नहीं होती लोगों में, कि मान लो इसमें एक ऐसा प्रिसीजन चाहिए. और इंडस्ट्री का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. मैं ये कह सकता हूँ 1995 से मैं कैट को बहुत अच्छे से जानता हूँ, 30 साल हो गए आज. एक भी पूरे इंडिया में VARC का अच्छा ट्रेनर या ट्रेनिंग मॉड्यूल है ही नहीं आज तक. जबकि कैट 40-50 साल से तो हो रहा है, 40 साल से तो हो ही रहा है. 40 साल में क्या एक टीचर या एक इंस्टीट्यूट भी ऐसा नहीं कर सकता था कि वर्बल को कोडिफाई कर दे कि यार ये है, ऐसे कर दो, हो जाएगा. मैंने वो किया है. पर मेरे अलावा, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, एरोगेंस के सेंस में नहीं बोल रहा हूँ. आप कोई कोर्स देख लो, सब यही बोलते हैं जेनरिक चीज़ें. हाँ, रीड अ लॉट, या आई मीन इट्स ओनली जस्ट अंडरस्टैंड द पैसेज, गो बैक. ऐसे नहीं होता. सिमिलरली एक दूसरे सेक्शन में भी यही है कि डीआई में लोग बहुत पिन पॉइंटेड नहीं रहते. तो मेरा मानना है कि स्ट्रैटेजी जो है वो एप्लीकेबल होना चाहिए ऑन द टेस्ट डे. आप मान लो 2 घंटे का सोल्यूशन दे रहे हो किसी को, और वो सोल्यूशन उसको 2 मिनट में इंप्लीमेंट करना है. आप बोल रहे हो पूरे नोट्स बना लो,
अब नोट्स बनाने का क्या, उसका अगर मैं उसका शोल्डर टैप करूँ ना कैट देते टाइम, उसको अपना नाम याद नहीं होगा, इतना प्रेशर कुकर सिचुएशन होता है। तो ऐसी स्ट्रैटेजी बताओ जो एक्चुअल एग्जाम में काम आए, और ऐसी स्ट्रैटेजी बताओ जो जीनियस ने उसके लिए भी काम आए। जीनियस लोगों को तो स्ट्रैटेजी की वैसी ज़रूरत नहीं है, वो तो 0.5% पॉपुलेशन होती ही है। पर मेरा ये मानना है कि क्या मैं एक 40% 50% कैंडिडेट को ट्रेन करके 99.9 ले जा सकता हूँ? मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ मैं ले जा सकता हूँ। ये क्लेम कोई और नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उनके पास स्पेसिफिक्स नहीं है, इन डेप्थ नहीं है। सर्जन वाला एग्जांपल जैसे मैंने दिया वो सही है। So what do you think कि makes you unique or your teaching style unique in this way कि अगर कोई एक 49-50 percentile वाला भी स्टूडेंट है वो 99.9 percentile ले आ सकता है? Are there any examples or any specific thing which you have in your teaching style which is something different? So पहली चीज़ तो मैं अगर स्टूडेंट एम्बिशियस नहीं है, और देखो एम्बिशन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे तो अहमदाबाद जाना है और फिर कुछ नहीं करो उसके बाद। मैं एबिलिटी पे बिलीव नहीं करता कि आपको आना ही चाहिए। एक बेसिक मैथ एबिलिटी ज़रूर मैं बिलीव करता हूँ। इंग्लिश आपका 0 हो तो भी आप ला सकते हो। डीआई में तो हमने स्कूल कॉलेज में कौन सा डीआई नाम से कुछ पढ़ा है? तो कोई डीआई तो सब्जेक्ट ही नहीं होता, उसमें भी आप 0 से कर सकते हो। मैथ में एक बेसिक एबिलिटी होना चाहिए। तो मेरा स्ट्रैटेजी है कि सबसे पहले तो मैं डोर से ही मना कर देता हूँ जो एम्बिशियस नहीं है और जो मुझे समझ आता है कि ये काम नहीं करने वाला है। लेज़ी लोगों के लिए कहीं पे भी जगह नहीं। प्रोक्रेस्टिनेशन है कि यार चलो ठीक है देखते हैं चलते, मेरा फ्रेंड कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ, पापा कह रहे हैं तो पैसे दे दो, ये वाला जो है ना इंडिया में, ऐसे बहुत लोग हैं हर चीज़ करते हैं। आपने कभी रिजेक्ट किए स्टूडेंट्स? मैंने करीब 50% स्टूडेंट्स को साफ मना कर दिया। पैसे लेके आते हैं। जब सेंटर होता था, अब तो हम ऑनलाइन करते हैं, लोग हाथ में पैसे लेके आ रहे हैं। मैं बोलता था नहीं यार ये नहीं होगा, आप कहीं और चले जाओ, हम नहीं कर सकते आपके लिए कुछ। तो पहली चीज़ तो मैं जैसे डायग्नोस्टिक करता हूँ, मैं बहुत ब्रूटल हम लोग एक एनालिसिस देते हैं कि भाई आपको कैट करना चाहिए कि नहीं, ये तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हम कैसे बोल सकते हैं, ये तो हमारा, लेकिन आपके लिए हम सही ट्रेनर्स नहीं है, क्योंकि आप हो ही इतने ढीले, आपका एटीट्यूड ही ऐसा है कि यार डीयू में एक आईपी यूनिवर्सिटी जो इंद्रप्रस्थ था, उसमें मैं एक बार सेशन करने गया था कैट का, और उनमें 90% से ज़्यादा स्टूडेंट की सर हमको तो पता है IIM नहीं होने वाला, बट पापा को ये है कि MBA होना चाहिए। लड़कियां तो मतलब वो कि मास्टर्स डिग्री होनी ही चाहिए। लड़कों को ये है कि कहीं से, वो बोल रहे हैं कि हम तो जानते हैं कि सिम्बायोसिस से ज़्यादा हमारी औकात ही नहीं है, पर एग्ज़ाम तो हमें कैट ही देना पड़ेगा हमें नॉर्मल जगह, क्योंकि कैट इज़ एक्सेप्टेड बाय मोर देन 100 बिजनेस स्कूल्स। लाइक इंडिया के 86 बिजनेस स्कूल्स का भी, सिर्फ IIMs के लिए नहीं है, वो बहुत सारे। तो लोएस्ट ऑफ लो है जिसमें 40 परसेंटाइल भी आया तो कोई ना कोई जगह आपका MBA हो जाएगा एकदम। मतलब ऐसे ऐसे नाम हैं, श्री श्रृंगेरी शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, माता गुजरी मैनेजमेंट स्टडीज़, मतलब ऐसे ऐसे नाम है। ये कोई नाम के लिए मजाक, बट आप सोचो ना कि क्या क्या चल रहा है। तो मैं बहुत क्लियर हूँ कि यार तुम्हें अगर टॉप 3 IIMs का ड्रीम ही नहीं है तो तुम उस तरह का एफर्ट नहीं लगाओगे, और तुम नहीं हो एम्बिशियस, और तुम्हें कहीं भी करा दो ठीक है तैयारी शुरू करते हैं, तो ऐसे तो फिल्टरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैं इंटेलिजेंस पे कभी फिल्टर नहीं करता हूँ कि आपकी एबिलिटी पे फिल्टर, एम्बिशन और एबिलिटी टू वर्क हार्ड, नॉट बेसिक एप्टीट्यूड की पहले से इंटेलिजेंट हो, वो तो मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। 0 भी जिसका स्कोर आता है डायग्नोस्टिक में, कई बार मैं उसको भी ले लेता हूँ, स्कोर पे भी मना नहीं, लेकिन कई बार दिख जाता है कि यार ये सीरियस नहीं है। मैं 500 लोगों का सेमिनार लेने जाता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ 300 लोग तुम मेरे से पढ़ने के लिए रेडी ही नहीं हो, ये 200 की बात करते हैं, इनमें से जिसको करना है। तो कितनी बड़ी बात है, कोई सामने से पैसा आता है वो मना कर दे, पर मैं बहुत क्लियर हूँ इस चीज़। तो आई थिंक दैट इज़ वन। ये अकेला चीज़ नहीं है, इससे ये गारंटी नहीं है कि कोई हो ही जाएगा। दूसरा चीज़, बहुत पिन पॉइंटेड स्ट्रैटेजीज हैं मेरे पास, और मैथ में तो मैं बहुत बेसिक लेवल पे नहीं पढ़ाता। मैंने एक चीज़ कर रखी है, वर्बल इज टॉट, VARC is taught from 0 to 100, DI is taught from 0 to 100, quantitative is not taught from 0 to 100, you have to be at 40-50। मैं नहीं पढ़ाता मैथ, क्योंकि वो पर्सन का, मेरा जो मिशन ABC है, मेरी कंपनी का नाम भी मिशन ABC है, मिशन आया अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकटा, मैं जानता हूँ कि वो मैं मैच नहीं कर पाऊंगा, तो मैं चीट कर रहा हूँ स्टूडेंट को, मेरे मिशन से ही वो गलत हो गया, वो चीज़ अटैच ही नहीं हो रही। तो मैथ में अगर बहुत ही वीक है तो मैं मना कर देता हूँ। वर्बल RC DI LR, इनके लिए मैं ये बोलता हूँ कि यार एबिलिटी इज नथिंग, यू रियली हैव टू बी कमिटेड।
तो एम्बिशन बहुत क्रूशियल है मेरे लिए और फिर उसको बैक करना पड़ता है। So let's do one interesting thing. अगर कोई एक डिफिकल्ट टॉपिक है जो आपके कैट ट्रेनिंग में आता है, लाइक यू हैव ट्रेन्ड सो मेनी स्टूडेंट्स, लेट्स से यू आर एक्सप्लेनिंग मी और अ 13-year-old, तो कैसे एक्सप्लेन करते हो आप? एक एग्जांपल के साथ अगर आप बता सकते हो तो। इंडिया में जो मैक्सिमम लोग MBA नहीं बनते हैं उसका एक ही रीज़न है सबसे ज़्यादा, आरसी इज़ द ओनली रीज़न। मतलब MBA ना बनना, मेरे हिसाब से कम 3-4 लाख स्टूडेंट्स को मैं मिल चुका हूँ जो कभी MBA बन नहीं पाए क्योंकि वो कभी अपना RC इंप्रूव नहीं कर पाए। ये इतना बड़ा फैक्टर है, सोचिए। तो मान लीजिए मैं RC का कोई चीज़ समझा रहा हूँ आपको, आपने पैसेज पढ़ा, आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अच्छा ऑथर तारीफ कर रहा है बुराई कर रहा है, आप बोल रहे हो बुराई कर रहा है जबकि तारीफ, इस हद तक नहीं समझ आया मान लो। अब मैं आपको ये तो गारंटी नहीं कर सकता कि ऐसा ही एक और पैसेज आएगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो कॉम्प्रिहेंशन इज नॉट द वे टू एस इट। व्हाट इज द वे? तो ये जो टेक्निक है कि आप ओपिनियन कैसे देखोगे, सबसे पहला ऑक्टेव मेथड का जो फर्स्ट लेटर इज ओपिनियन, तो उसके कुछ क्यूज होंगे कि ये ओपिनियन है। कुछ कॉन्ट्रडिक्शन वर्ड्स जैसे बट है कॉन्ट्रडिक्शन है, यट, हाउएवर, ये सब कॉन्ट्रडिक्शन वर्ड्स है, आयरॉनिकली, कन्वर्सली, ये सब वर्ड्स। तो यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पे आपको हमेशा ये होगा कि कोई जब अपनी ओपिनियन चेंज करता है तभी ऐसे वर्ड यूज़ करता है। नॉर्मल फ्लो में तो आप नहीं करोगे ऐसे वर्ड्स, तो वो हो गया। उससे आप डिसाइड करते हो टोन। तो 3 out of 5 क्वेश्चंस इन ए पैसेज, 3 out of 5, जनरली 4 क्वेश्चंस आते हैं, बट मैं बोल सकता हूँ 60% इन 3 चीज़ों से ही आंसर आ जाते हैं। और ये ट्रेन करना उसको भी पॉसिबल है जिसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चन है, तो हमारी 2-3 और चीज़ें हैं उसमें, AVE, अवॉइड, वेरीफाई, एलिमिनेट। तो ये 4 आंसर क्यों सही नहीं है इवन विदाउट अंडरस्टैंडिंग, कि किसी में बोला दिस इज द बेस्ट मेथड टू क्रैक एन एग्जाम। कोई भी ऑथर कभी सुपरलेटिव्स पे कमिट नहीं करता, कोई भी ऑथर। सुपरलेटिव हमेशा वो एक्सट्रीम वर्ड्स, ऑल स्टूडेंट्स कैन क्रैक एग्जाम, या ऐसा कोई एक्सट्रीम को नहीं। तो ऐसी एक टेक्निक है। देन व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड, एटलीस्ट गो बैक एंड वेरीफाई, एंड डोंट सिलेक्ट एन आंसर बिकॉज यू अंडरस्टूड, वेरीफाई बिकॉज यू कुड एलिमिनेट कि ये 4 आंसर नहीं है। तो वी हैव अ वेरी क्लियर फ्रेमवर्क। सिमिलरली मैथ का भी है कि ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन है, तो मान लो उसमें एक नंबर आया √3 अगर आया तो एक ही तरह का ट्राइंगल बनता है। उसके अंदर एक ट्राइंगल है, मान लीजिए 90 डिग्री का ट्राइंगल है, तो 90 है तो बाकी 2 एंगल्स का भी सम 90 होगा, तो 30-60। उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, आप कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो उसका आंसर 3 सेकंड में कर सकते हो अगर आपको ये तो बहुत सारी चीज़ें क्यूज से भी होती हैं। एक और चीज़ है कि मुझे मतलब कई लोग मुझे संदीप गुप्ता की जगह शॉर्टकट गुप्ता बोलते थे, अब तो खैर वो काफ़ी साल हो गए, बट ये एक मेरा नाम था कि कैट का जो कट ऑफ लेवल का है, मान लो 40% आपका कट ऑफ है, कम से कम आधे क्वेश्चंस में मैं 10 सेकंड शॉर्टकट जानता हूँ कि ये क्वेश्चन सब में तो नहीं होगा। मान लो 25 सवाल हैं, 20 सवाल हैं, 22 सवाल हैं, जो भी, half the questions I can crack or I can tell them how to crack in just 10 seconds, which is a very big achievement. मतलब कम, क्योंकि वो क्यूज होते हैं उन क्वेश्चंस में। कोई भी क्वेश्चन जो भी आता है एग्जाम में वो इसलिए नहीं दिया जाता कि आप क्रैक कर ही नहीं पाओ, इसलिए दिया जाता है कि अगर दिमाग है तो आप जल्दी क्रैक कर सकते हो। तो वो चीज़। तीसरा, जो लोग बोलते हैं कैलकुलेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा बोलता हूँ कैलकुलेशंस आर नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, इसमें लॉजिक ही रहता है। तो मैंने जैसे अगर मेरे सामने वो क्वेश्चन होता तो मैं आपको ज़रूर दिखाता कि ये क्वेश्चन जिसको सॉल्व करने में बाकी टीचर्स 40 मिनट्स लगा के सॉल्व करेंगे, क्योंकि रियल सोल्यूशन इज एक्चुअली दैट लॉन्ग, उसको बहुत मुश्किल लगेगा, टाइम लगेगा, बट वो 3 सेकंड में मैं बोल रहा हूँ देखो ये दिया है √3, तो यही आंसर हो सकता है और कोई हो ही नहीं सकता। तो देयर आर मेनी थिंग्स। अब इसके अंदर DI सेक्शन में वंस अगेन ये होता है कि आपने अगर कोई पैटर्न बेस्ड सॉल्व कर रखा है तो वो वाले क्वेश्चंस में कई बार होता है कि एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। मान लो एक पेयरिंग दी है कि कौन कौन से ग्रुप्स पॉसिबल नहीं है जब कोई टीम जाएगी खेलने, तो आपने एक क्वेश्चन का आंसर निकाला, उसके बेसिस पे आप 5 आंसर निकाल सकते हो 5 क्वेश्चन। तो कई सारे ऐसे मेथड्स होते हैं, बट मैथ में आई वुड हैव रियली लव्ड टू शो यू, हैड दिस बीन रियली देयर, दिमाग में अगर होता तो मैं लेके आता, आप बिल्कुल शॉक डर जाते कि मैं तो क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाया और आंसर आपने बता दिया, और मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं निकाल दूंगा। तो ये चीज़ें हैं।
और ये शॉर्टकट गुप्ता जो आपका निकनेम था, तो ये ऐसे कोई मतलब निमोनिक्स वगैरह भी आप ऐसे बनाते थे लाइक इन ऑर्डर टू मेमोराइज? निमोनिक्स की ज़रूरत ज़्यादातर पड़ती है वोकैबलरी सीखने में, और कैट में वोकैबलरी का इंपॉर्टेंस अभी इतना है नहीं। पहले था, एक टाइम पे वोकैबलरी भी आती थी, तो आई हैव डन अ लॉट। उसके अंदर भी हमने बहुत सारे तरीके से कि विजुअल क्यूज दे के एक वर्ड के 10-10 सिनोनिम याद करवा के वो सब किया है। मैं कई बार स्टेज से करता हूँ कि आप कोई भी वर्ड पूछो मुझसे, कोई भी, मैं आपको वो वर्ड का ज़रूर आंसर दूंगा और सिनोनिम भी बताऊंगा कम से कम 4-5। अच्छा, मतलब मैं वर्ड्स लेके नहीं जाता कि ये वर्ड्स हैं, आपको मैं मीनिंग बता रहा हूँ। आई आस्क द ऑडियंस। मैंने 600 लोगों के साथ किया हुआ है ये। तो कोई भी वर्ड आपको दे दो तो आप उसका सिनोनिम्स बताओगे? मतलब कोई भी वर्ड जो कैट जीमैट जीआरई में आने लायक वर्ड है, तो सिनोनिम उसका पहले तो मीनिंग और उसके बाद सिनोनिम एंटोनिम भी मैं बता सकता हूँ। कैसे एग्जांपल देना एक कोई? तो मैं क्यों दूं, आप पूछो। तो मेरे को नहीं पता कैट जीमैट में कौन से वर्ड्स आते डजंट हैं। मैटर, कोई भी वर्ड पूछो। अच्छा ठीक है, तो मैं एक बार गूगल कर लेता हूँ, मेरे को याद तो नहीं आ रहा है बट रुक जाओ। मोस्ट डिफिकल्ट वर्ड 3-4 पूछता हूँ मैं आपको, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। इन मोस्ट डिफिकल्ट वर्ड इन इंग्लिश। मोस्ट डिफिकल्ट वर्ड तो खैर वो हाँ, नहीं आएगा, बट एक बार देखते ना। हाँ चलो, इनॉर्मिटी। Enormity means giantness, something that is huge, so that is enormous. Enormity means giantness of a situation. You don't understand the enormity of the situation, something like that. और इसके synonyms, antonyms? Gargantuanness, ये हो गया synonyms, and pettiness is the antonym probably. Wow, okay. Yeah. Pettiness. Okay. Yeah. Next word, unabashed. Unabashed is someone who is not embarrassed by anything, who can do anything, and who is not ashamed of anything. मतलब completely shameless. That is unabashed. Okay. Synonyms, antonyms? Synonyms, antonyms will be brash, brave. So ये synonyms आप मान लीजिए. Antonyms will be meek, shy, ये सब. Wow. And let's do a last one. Abrogate. Abrogate is to cancel something. कोई law है, उसको कट कर दिया, खत्म कर दिया. तो abrogate is to cancel. Okay. Synonym, antonym? Synonym is rescind, let's say, एक synonym हो गया. Antonym is restore हो गया. Okay. एक और interesting आ रहा है. Invective. Invective is a very sharp attack on someone. When you speak very bad words, बहुत ही sharp attack on someone. Okay. वाह यार, मतलब ये सब मेरे को तो सही में इनके मीनिंग्स नहीं पता थे और आपको ये सारे वर्ड्स के पता है। जिसने डिक्शनरी याद की हो ना उसको पता ही होंगे ना। झूठ थोड़ी पॉडकास्ट के लिए थोड़ी माय गॉड यार, मतलब इट्स जस्ट क्रेजी। हाँ, आप 55,000 वर्ड्स हैं ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स में। आप कोई भी पूछोगे मुझसे और मुझे टाइम नहीं लगेगा कि अच्छा मैं सोचता हूँ क्या था। बट ऑनेस्टली बताओ, 55,000 वर्ड्स मतलब कैसे? मेरे को तो यार इम्पॉसिबल लगता है ऐसे। इतने वर्ड्स कैसे मैं दिमाग में स्टोर कर सकता हूँ? तो कैसे हुआ कैसे, ये याद कैसे कर सकते हो? तो 1-2 तरीके थे जो मैंने तब, अब तो मैं किसी और को बताऊं कि तुम ये, क्योंकि अब तो जरूरत नहीं है। यू हैव गूगल, तो अब इतना, और GRE इज द ओनली मेजर एग्जाम जिसमें पूछा भी जाता है। कैट और जीमैट में तो पूछा ही नहीं जाता, तो मेरे लिए वो इतना पढ़ाने में भी अब नहीं आता। बट हाँ, इसका तरीका यह है कि आपको क्लस्टर में सीखना पड़ेगा। जैसे एक वर्ड है, मान लो बिग, अब इट्स अ बिग प्रॉब्लम, इट्स अ जाइगेंटिक प्रॉब्लम, इट्स एन एनॉर्मस प्रॉब्लम, इट्स अ मैमथ प्रॉब्लम। तो आपने 15 सब एक साथ कर दिया, तो आपको वो बिग के सारे सिनोनिम्स एक साथ, तो वो आपको याद रह जाएगा क्लस्टर। फिर एक विजुअल अप्रोच, मेरी एक पूरी अप्रोच होती थी क्लेस्प, CLESSP। तो उसके थ्रू हम करते थे कि क्या है ये क्लस्टर है, उसके अंदर बहुत सारे और चीज़ें, लिंग्विस्टिक है, फिर एटिमोलॉजी है, रूट, लास्ट इज पिक्चर्स, P। तो ये पूरी एक मेथड है, तो जिससे मैं सिखा भी सकता हूँ। तो एक सेमिनार में पहले करता था 3000 वर्ड्स इन 3 hours। अच्छा, बहुत फेमस हुआ है और उसकी वीडियोस भी हैं मेरे पास कहीं पर। क्या सिखाते थे आप इसमें? कि मान लो कोई GRE की तैयारी कर रहा है, उसको तो सच में सीखना है, और 3000 माना जाता है कि 3000 वर्ड्स लोग 3 साल में भी याद नहीं कर पाते, सब टफ से टफ वर्ड्स। तो मैं बोलता था 3 घंटे में मैं सिखाता हूँ कि तुम्हें 3000 वर्ड्स कैसे याद करना है। 1-2 हज़ार तो स्पॉट पे याद करा के भेजूंगा मैं। बाप रे। तो हाँ, वो है एक सेमिनार, 3000 वर्ड्स इन 3 hours। 3000 वर्ड्स इन 3 hours, सही है। मेरे को तो पता नहीं, जिंदगी लग जाएगी इतना याद करने। आपको सीखना नहीं है ना कुछ, आप बहुत अच्छा कर रहे हो विदाउट वोकैबुलरी, बहुत अच्छा। नहीं, very inspiring. You've also written a new book, The Looting Machine, Cat Mafia.
and Right. the title is 7 Lies You Are Being Told by the 6,200 crores cat prep industry. तो काफी मतलब इंटरेस्टिंग टाइटल है, काफी इंटरेस्टिंग कवर भी है. तो कैन यू जस्ट हेल्प अस अंडरस्टैंड कि what are like some of the lies which a student is being told by the cat prep industry? What's going on? One is, if you're a non-engineer, non-math person, non-IITian, you forget the dream of ABC first of all, and even if you'll clear, you will not clear in one attempt, and you will need a lot of drudgery, lot of effort, which is not true. I've proved it time and again. Second, verbal section requires English. मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे. तो सेकंड मिथ पे आई हैड ए स्टूडेंट, और ये कई बार कोई भी नहीं मानता है, जब क्योंकि क्या है ना, स्टोरी तभी मानने लायक होती है जब आप उसका एग्जाम्पल फेस दे सकते हो. मेरे पास एक स्टूडेंट आया 2010 में, बहुत पुरानी बात हो गई लेकिन रेलेवेंट है. ये बंदा 3 साल से कैट दे रहा था, और इसको बहुत डेस्पिरेशन था कि मैं कैट निकाल सकता हूँ, और बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट था. मतलब IIT JEE का मैथ रैंक नंबर 1, कितना शार्प, रैंक नंबर 1 इन IIT JEE मैथमेटिक्स. और ये 3 साल से फेल हो रहा था वर्बल में, बहुत बुरी तरह से फेल हो रहा था. और उसने सब कुछ ट्राई कर लिया था. मैं नाम नहीं लूँगा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के, बट आप 12 इंस्टीट्यूट सोच लो, 12 इंस्टीट्यूट, 12 टीचर्स, और करीब 6 लाख रुपए, और 3 साल. टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे से. और उसका परसेंटाइल था 19 इन वर्बल, 19. तो ये ही आप मान सकते हो कि यार इसको तो शायद कोई नहीं सिखा पाएगा, इसको छोड़ देना चाहिए, इसको कुछ और करना चाहिए. मतलब इसको कैसे आप इंग्लिश वर्बल रीडिंग कैसे सिखाओगे. ये बंदा मेरे पास आया और बहुत ही बुरी हालत में कि संदीप मैं नहीं कर पाऊँगा, पर मेरे किसी फ्रेंड ने बोला आपसे मिल लूँ. और उस टाइम मैं अपने एक छोटे से ऑफिस में बैठा हुआ था, जब कुछ हमारा बड़े ऑफिस में कुछ काम चल रहा था. तो मैं, और कोई और स्टाफ भी नहीं था, मैं अपने लैपटॉप पे, और मैंने रिसेंटली RC के क्लास रिकॉर्ड की थी. तो मैंने उसको लैपटॉप ही दे दिया अपना कि तुम एक काम करो, मैं देख लूँगा मुझे क्या करना है. ये 3 घंटे का एक सेशन मैंने परसों पढ़ाया, तुम तब तो आए नहीं, तुम देखो. और ये RC का सेशन है, ऑक्टेव मेथड डिस्कस हुई है. उस बंदे ने 3 घंटे का सेशन 6 घंटे में किया, पॉज कर करके. मुझे आके बोलता है, हिज वर्ड्स नॉट माइन, हिज नेम इज़ अक्षय गोयल, IIM कैलकाटा सिलेक्ट हुआ है, कि संदीप मुझे लगता है आज मैं अगर कैट लिखूं तो वर्बल में 90 ले आऊँगा मैं, 19 का, 3 घंटे की क्लास के बाद. और उसने 3 महीने मेरे साथ ट्रेन किया, और फाइनली 99.98 परसेंटाइल टोटल लाया. वर्बल भी एस किया उसने फुल, और IIM कैलकाटा में सिलेक्शन हुआ. तो मैं ये मानता हूँ कि अगर वो बंदा सच में इतना बेवकूफ़ था, इतना डम था, तो मेरे साथ उसने स्कोर कैसे कर लिया. मेरे पास कोई मैजिक तो है नहीं, मैं कोई मैजिशियन तो नहीं हूँ, मैं भी टीचर ही हूँ. तो मैं ये वाला जो मिथ कि वर्बल, अगर आपको वर्बल का ये है कि आप नहीं क्रैक कर सकते क्योंकि इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपने नॉवेल्स नहीं पढ़े, आपने रीडिंग नहीं की, उसका बैकग्राउंड था, वो हरियाणा का था बैकग्राउंड, और इंग्लिश सच में नहीं आती थी. सुप्रीमली इंटेलिजेंट, IIT में मैथ रैंक नंबर 1 लाना ये कोई मजाक नहीं है, लेकिन ये हुआ. तो ये दूसरा मिथ है. तीसरा मिथ है कि बहुत सारे मॉक्स देते रहो. चौथा मिथ है कि कम से कम 1 से 1.5 साल तो लगता ही है, एवरेज में 2 अटेम्प्ट तो लगते ही हैं. मैंने हर चीज़ को डिस्प्रूव किया है विथ माई रियल ऑथेंटिक पर्सनल सक्सेस स्टोरीज. अक्षय का भी आप देखोगे अगर, तो यहाँ पे मैंने दिया है एग्जाम्पल. और सेकंड वाले देखिए आप, तो IIM कैलकाटा गया फाइनली, अब तो बहुत बड़ा बंदा बन गया है, लेकिन 3 साल, मतलब चौथे साल में उसने क्लियर किया, और मेरे साथ तो उसने सिर्फ 3 ही महीने लगाए. 3 घंटे के बाद कोई कैसे आके बोल सकता है कि यार मैं 90 परसेंटाइल ला सकता हूँ आज ही, जो 3 साल में 99 नहीं ले पाए. तो बहुत एक एज ए टीचर बहुत इंकरेजिंग लगता है कि आप किसी की लाइफ बदल पा रहे हो यार, जिसका इतना बड़ा ड्रीम है कि वो 3 साल के बाद चौथे साल भी देना चाहता है, उसको आप एक टॉप 3 IIM में भेज पा रहे हो. तो फिर लगता है एज ए टीचर कि आप अच्छा कर रहे हो. कुछ पैसा वैसा तो आता रहेगा, सब लोग कमाते हैं. मैं तो ये हमेशा बोलता हूँ कि जो सड़क पे झाड़ू लगाता है पैसा तो वो भी कमाता है यार, तो हम भी कमा लेंगे, इतनी तो एबिलिटी है, कुछ भी करके कमा लेंगे. लेकिन ये फिर दिस फिल्स मी विद प्राइड, इमेंस प्राइड, दैट ये यू कैन मेक दैट काइंड ऑफ अ डिफरेंस. और नॉट फॉर जस्ट माई टीचिंग स्किल्स. इसी के चक्कर में कैट 2005 में ये सर्वे हुआ, कैट सेंटर्स होते थे उस टाइम, तो ऑनलाइन नहीं होता था. तो उस टाइम जितने कैट सेंटर्स थे, एजुकेशन टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया, इन इकोनॉमिक टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया, इन्होंने सर्वे कराया कैट सेंटर्स का. तो लोगों से ये पूछा कि हु इज़ द मोस्ट इम्पैक्टफुल कैट ट्रेनर,
और सिर्फ रिजल्ट्स नहीं, रिजल्ट्स तो अच्छे थे ही मेरे, सब कुछ था, ये स्टोरीज थी। लोगों ने ये बोला है कि वो बंदे ने सिर्फ कैट नहीं पढ़ाया, उसने लाइफ बदल दी, लाइफ देखने का तरीका बदल दिया। एंड आई वॉज रेटेड रियली विद द हाइएस्ट नंबर ऑफ वोट्स एज द बिगेस्ट और द बेस्ट कैट ट्रेनर इन द कंट्री। मैं तो जानता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मुझसे पूछ के सर्वे कराया भी नहीं था, वो लोग सर्वे करा रहे थे, मुझे नहीं पता था कि सर्वे। बाद में फिर जब पता चला तो इट वाज ग्रेट। फिर वो वेटरन कैट गुरु अगर आप देख ही रहो, एजुकेशन टाइम्स ने दिया है। अच्छा, तो हाँ, ये फर्स्ट स्लाइड है, देखिए। और ये 2006 में कैट के लिए मैं आर्टिकल्स लिख रहा था, कैट होने के जस्ट पहले 19 नवंबर को कैट था, जो भी डेट को ये आया होगा, 6 नवंबर का ये आर्टिकल है 2006। तो ये ना, ये क्रिएट करता है कि यार आप कुछ अच्छा कर रहे हो, आप कुछ सच में लाइफ बदल रहे हो किसी की, जो इतना फ्रस्ट्रेट होके आया उसको। तो ये सारे ही मिथ्स हैं, 4-5 जो मैंने बताया, 7 बोल सकते हो मिथ्स टोटल, बट यही है। और आपने बुक का टाइटल लिखा है द लूटिंग मशीन कैट माफिया। सो व्हाई डू यू राइट दिस? व्हाट इज द रीजन फॉर द लूटिंग मशीन? अच्छा, अगर मैं किसी भी जगह पे सोचूं कि कैट ट्रेनिंग इंडस्ट्री एक IIM सिलेक्शन पे, एक IIM ABC सिलेक्शन पे कितना पैसा बना रही है, तो उसका मैथ आता है 10 करोड़। 10 करोड़ पर IIM ABC सिलेक्शन। कैसे? तो 6,200 करोड़ का एस्टिमेट है, वो मेरी बुक में पूरा डिटेल में है, कोई को पढ़ना हो तो बाद में पढ़ लेगा। लेकिन मेन चीज़ है कि 6,200 करोड़ पे अगर 620 IIM ABC की सीट्स हैं, तो बहुत सिंपल है ना कि एक IIM A या B या C भेजने के पीछे कैट ट्रेनिंग माफिया, इसीलिए बोल रहा हूँ, वो लोग 10 करोड़ कमा रहे हैं। और मुझे कमाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमाओ ना यार, सब हम भी कमा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मिसगाइड कर करके, मतलब ये कि ये तो रेवेन्यू स्टूडेंट है, ये रिजल्ट स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट कम्युनिटी की बेइज्जती है यार, कि यार ये स्टूडेंट 5%, मतलब 99.5% लोग तो सिर्फ पैसा देते हैं। रेवेन्यू स्टूडेंट वर्सेस रिजल्ट स्टूडेंट, ये कैट इंडस्ट्री का इनसाइड जोक है, और मुझे हर्ट करता था बहुत ज़्यादा। मतलब मैं नाम नहीं लूँगा जहाँ पे मैंने काम किया, लेकिन रेवेन्यू स्टूडेंट वर्सेस रिजल्ट स्टूडेंट। मैं अपने फाइनल ईयर के डेज़ में मैंने एक कैट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया दिल्ली का एज ए टीचर, क्योंकि मेरा IIM अहमदाबाद का कॉल आ गया था और कन्वर्ट होने वाले थे। तो उन्होंने बोला ठीक है, मतलब यू आर एलिजिबल, आप कैट के ट्रेनर बन जाओ। दिल्ली में 2 अलग, ऐसे तो 6 सेंटर थे उनके, पर मैं 2 सेंटर्स का आपको नाम बताता हूँ। एक सेंटर था CP में, कनॉट प्लेस में, आर्या पब्लिक स्कूल एक जगह थी उस टाइम पे, वहाँ पे IIT दिल्ली का बैच आता था, पूरा बैच ही IIT दिल्ली का। और एक GK1 जो कि साउथ दिल्ली का बहुत पॉश एरिया है, और वहाँ पे जो लोग आते थे वो सब की पूरा फैशन शो का, अमेरिका का कोई फैशन शो टाइप का आ रहा है। तो ये IIT दिल्ली की बैच जो थी, इसको पढ़ाने से सीनियर टीचर्स भी डरते थे कि यार ये तो चीर फाड़ करके भेज देते हैं बिल्कुल ही। मैं इतना जूनियर टीचर था कि मैं खुद कॉलेज में था उस टाइम, और मैं पढ़ा के आता था IIT की बैच को, और उसमें फिर ये बोलते थे कि अच्छा तुम तो रिजल्ट बैच पढ़ा रहे हो, और चलो आज रेवेन्यू बैच भी पढ़ा के आ जाओ GK में। तो बड़ा बुरा लगता था यार कि रेवेन्यू बैच, मतलब उनको पता है कि इन स्टूडेंट्स का कभी कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, उसको फैशन शो बैच ही बोलते थे वो लोग। इट्स नॉट अ गुड थिंग यार इंडस्ट्री को। तो रिजल्ट स्टूडेंट, रेवेन्यू स्टूडेंट की 0.5% ही रिजल्ट लाते हैं, बाकी लोग सिर्फ पैसे देते हैं। इनसाइड जोक ये भी है कि यार इन्हीं लोगों का, जिन हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो हमारे बगैर भी स्कोर ले आता, और जो गधा है वो तो कभी नहीं ला, वो बोलते ही थे बिल्कुल कि ये तो गधे हैं, इनको तो, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो टीचर हूँ, इनका तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। ये स्टेटमेंट इनसाइड आपको कभी बाहर सुनने को नहीं मिलेंगे। लेकिन आपको कैसा लगा बताइए ये दोनों चीज़ें सुन के, रिजल्ट वर्सेस रेवेन्यू स्टूडेंट, या मैं तो इंसान हूँ, टीचर हूँ, भगवान भी नहीं कर सकता। वेरी शॉकिंग, मतलब इट्स इन अ वे लाइक एकदम ऐसे प्रोडक्टाइज कर दिया है स्टूडेंट्स को। और करो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पैसा लेना गलत बात है यार, लेकिन आप फॉल्स होप्स पे, और कि सबको IIM अहमदाबाद का ड्रीम दिखा रहे हो आपकी, देखो ये CEO बन गया, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का CEO, ये भी IIM अहमदाबाद का है, तुम भी बन जाओगे। भाई आप रियलिटी बताओ ना कि कितने कम लोग बनते हैं। आप 3 लाख लोगों को पढ़ा रहे हो और 300 लोग जाते हैं, 0.1%। IIM अहमदाबाद 300 लोग जाते हैं, उसमें से भी जनरल कैटेगरी तो बहुत कम जाते हैं। So that I think is not something that I would really want any teacher to do.
मैं हूँ या कोई भी हो, मतलब टीचिंग एज ए प्रोफेशन एक गलत चीज़ है। एक डॉक्टर को हम मानते हैं कि भाई नोबल प्रोफेशन, जब कोई मेडिकल फ्रेटर्निटी का पर्सन चीट करता है तो बुरा लगता है, चाहे कुछ भी हो यार, डॉक्टर पैसा कमाए कोई बात नहीं, सीना ठोक के कमाए, लेकिन मिसलीड करना, चीट करना, अननेसेसरीली होप देना, कैट इज़ द बिगेस्ट स्कार फॉर पीपल इन लाइफ। आपने नहीं दिया, शायद आप ये नहीं जानते होंगे कुशल, लेकिन मैं जब मिलता हूँ ना तो ऐसा कि कैट का नाम लो और लोगों को शॉक कुछ याद आ जाता है, पुराना ट्रॉमा टाइप का होता है, which shouldn't be the case, which should not. तो या somewhere some other people are responsible for it. क्यों, मतलब मैं समझा नहीं, क्यों ऐसे शॉक या ट्रॉमा क्यों याद आ जाता है? क्योंकि उनको जो पढ़ाया जाता है और 3-3 साल में भी आपका क्रैक नहीं हुआ और ड्रीम आपको दिखाया गया, और आप जब फाइनली गिव अप करते हो तो बहुत खुश होके नहीं करते हो, एक ट्रॉमेटाइज होके गिव अप करते हो। और वो लाइफ लॉन्ग की कोई भी एग्जाम देना है, कोई भी बड़ा चीज़ आपको एस करना है, people are genuinely shocked, traumatized, they have a nightmare around it. तो ये अच्छा चीज़ नहीं ना। अच्छा ठीक है, नहीं भी हुआ तो एक्सपीरियंस तो एक अच्छा छोड़ो ना यार। हर किसी को तो आप नहीं करा सकते, आप सिर्फ 600 लोगों को ट्रेन तो कर नहीं सकते कि 600 और 600 चले जाएंगे, ये तो नहीं है। जो भी है, मिसलीड मत करो, गिव देम ए गुड एक्सपीरियंस एट लीस्ट, दे शुडंट बी स्कार्ड फॉर लाइफ। इट्स समथिंग दैट आई वेरी स्ट्रांगली फील अबाउट। मतलब टीचर हूँ मैं, बिजनेसमैन भी हूँ, सब हूँ, लेकिन यार कुछ तो होना चाहिए अंदर यार कि आप सही काम कर रहे हो। So do you think that the coaching centers which are there are in a way scamming students by doing this? Absolutely, absolutely. I was part of that industry, मतलब I am part of that industry, but मैं बहुत clear stand लेता हूँ कि यार सिर्फ पैसे के लिए मेरे को नहीं करना है काम, मुझे genuinely help करना है, और मैं उन्हीं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ जो लोग चाहते हैं कि वो बहुत awesome जगह पे जा पाए और एफर्ट लगाने को तैयार है। तो बहुत बड़ा स्कैम तो चल रहा है। 6,200 करोड़, आपने सोचा होगा कि इतना पैसा बनता होगा कैट इंडस्ट्री से? मतलब इसमें रिच कौन बन रहा है? एक IIM अहमदाबाद की एवरेज चल रही है 34 लाख, अभी 40 भी ले लेते हैं। एक स्टूडेंट से 10 करोड़ रुपए कमा रही है इंडस्ट्री। 10 करोड़ रुपए बचाने में टैक्स के बाद एक IIM अहमदाबाद के स्टूडेंट को 20 से 30 साल लग जाएंगे, एक स्टूडेंट को। तो ये तो बहुत स्क्यूड मैथ है ना यार, कहीं ना कहीं तो गलत है कुछ चीज़। And it's not about 10 crores, you earn 100 crores, who's stopping? आज जब भी इतने बड़े बड़े कंपनीज का वैल्यूएशन है सबका, तो आर वी सेइंग कि नहीं जोमेटो का वैल्यूएशन गलत है, जीरोदा का मतलब प्राइवेट वैल्यूएशन गलत है, हम ये नहीं कह रहे, बट उनको कोई आके ये नहीं कहता कि तुमने मुझे चीट कर दिया, तुमने स्कैम कर दिया। ठीक है, समटाइम्स 1% पीपल आर अनहैप्पी फॉर वॉट एवर रीजन, बट एटलीस्ट दे आर प्रोवाइडिंग दिस सर्विस। तो शायद कहीं ना कहीं पे मिसमैच तो है। तो ये 6,200 करोड़ इज द रेवेन्यू ऑफ ऑल द कैट कोचिंग सेंटर्स इन इंडिया रफली। मतलब ये तो नंबर तो एग्जैक्ट कभी नहीं हो सकता, बट roughly. मैंने प्रॉपर मैथ किया, जैसे गेस्टिमेट करते हैं कैसे पजल लेके, एंड आई हैव रीच्ड दिस नंबर। गॉट इट। एंड इसमें इज देयर लाइक सम सजेशन फ्रॉम योर साइड कि क्या इम्प्रूव किया जा सकता है और व्हाट कैन बी डन बेटर सो दैट स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो हैव लाइक अ बेटर करियर अहेड? वॉट कैन बी डन बेटर, देखिए कौन ये इसमें एजेंट कौन है, तो आई थिंक स्टूडेंट्स को ज़्यादा स्मार्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री तो नहीं बदलेगी। अगर IAS का ट्रेनिंग का इंडस्ट्री भी देखें, IAS की तैयारी करने के लिए सेंट्रल जो UPSC है, PSC नहीं, कि कोई स्टेट PSC की बात नहीं कर रहा हूँ, 30 लाख लोग उसका ख्वाब देखते हैं, 15 लाख लोग तैयारी करना शुरू करते हैं, 12 लाख लोग प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देते हैं, और उन सबको कोई भी जो IAS का ट्रेनिंग सेंटर है उसका नाम IPS नहीं है, ये IAS वो IAS, सबका नाम मैं IAS है, मतलब ये राउज IAS, दृष्टि IAS, गलत सही नहीं कह रहा हूँ। और वो ड्रीम तो IAS का दिखा रहे हैं, और IAS की जनरल कैटेगरी की सीट साल की 100 से भी कम होती है, 100 से भी कम IAS ऑफिसर जनरल कैटेगरी से बनते हैं साल के, और 15 लाख लोगों से आप पैसा ले रहे हो और दिखा तो IAS ही रहे हो, आपके नाम में ही IAS है, तो आप ये ड्रीम तो सेल ही नहीं करो। स्टेट वाला तो अलग ही स्कैम है स्टेट, तो ये हर जगह पे है। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो एजेंट बनेगा इम्पॉर्टेंट, इंडस्ट्री तो शायद कभी भी चेंज नहीं होगी, स्टूडेंट को ही लॉजिकल, ऑब्जेक्टिव, रिस्पॉन्सिबल एंड नॉट बी स्वेड बाय पब्लिक ओपिनियन कि तू कहाँ जा रहा है, अच्छा मैं तो यहाँ जा रहा हूँ, तू भी चल, मैं भी वहाँ चल। भाई डू यू इवैल्यूएट ऑब्जेक्टिवली? हैज़ योर फ्रेंड एवर स्कोर्ड इवन इन 95 परसेंटाइल टू अग्री? ज़्यादातर लोग एडवाइस उनसे लेते हैं जिन्होंने खुद कुछ अचीव नहीं किया होता। ये जो बहुत गलत ट्रेंड है, जो रो रहा है कि मेरा स्कोर नहीं आया,
उसकी बात सुन के आप ये बोल रहे हो कि मेरा भी नहीं आएगा, ये भी ट्रेनिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे ट्रेनर्स गलत हैं, सारे टीचिंग गलत है। ट्रेनर्स बहुत अच्छे हैं, कुछ है इंडस्ट्री में बहुत अच्छे टीचर्स हैं। मैथ के लिए तो बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं कुछ है, मतलब वर्बल के लिए कोई भी नहीं है, मैं मानता हूँ। डीआई के लिए भी बहुत कम है, बट मैथ में तो आई हैव टू बिलीव बहुत अच्छे टीचर्स। लेकिन जिसका 30% भी कभी मॉक में स्कोर नहीं आया, आप उसकी बात मान के पूरे डिसीजन लेते हो, तो सबसे ज़्यादा तो स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आपका भले ही पैसा नहीं लग रहा है, पेरेंट्स का भी लग रहा है। इट्स नॉट अबाउट द मनी ओनली कि 1-1.5 लाख रुपए वेस्ट हो गया। कई लोगों के लिए बड़ी चीज़ नहीं है ग्रेजुएशन डेज में, जो कॉलेज की 20-20 लाख फीस दे रहे हैं, 15-15, बट इट इज़ द स्कार दैट इट लीव्स ऑन योर साइकी फॉर एवर, एंड दैट्स नॉट समथिंग दैट आई as a teacher, as an educator, I'm good with. I'm not okay with that. So yeah, that's very scary actually. पता नहीं था कि एकदम ऐसे एक स्टूडेंट के पीछे 10 करोड़ का रेवेन्यू भी हो सकता है। मतलब we don't calculate the nitty-gritty of the same. 620 लोग जनरल कैटेगरी के IIM ABC जाते हैं, और इंडस्ट्री की साइज है 6,200 करोड़, तो 10 करोड़ पर सिलेक्शन। Yeah, that's a lot. खतरनाक। Since you have trained so many students, आपने बताया 5 लाख के आसपास आपने टोटल स्टूडेंट्स पढ़ाए। What is like one weirdest question that a student has asked you in your entire career? ऐसे बहुत होंगे, लेकिन सच बताऊं तो एक बार सेंटर था जब हम तो आजकल तो हम ऑनलाइन ऑपरेट करते हैं, तो 2018 या 2019 में मैं कैट की बैच पढ़ा रहा था और मैंने एक क्वेश्चन दिया जो स्लाइड पे आया कि न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन। ऐसा होता है कि न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इंक्रीजेस बाय 3, डिनोमिनेटर डिक्रीजेस बाय 7, द न्यू फ्रैक्शन बिकम्स दिस, व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। अब सब लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, तो जस्ट बिल्डिंग द बेसिक्स। एक स्टूडेंट मेरे को घूरे जा रहा है, 3-4 मिनट हो गए घूर रहा है बड़ा, तो मैंने पूछा व्हाट जस्ट हैपेंड, व्हाई यू स्टेयरिंग एट मी, और उसका जवाब था कि जब तक आप मुझे ये नहीं बताओगे कि न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यू आर रॉन्ग एज ए टीचर, यू शुड टीच मी व्हाट आई डोंट नो, डिड यू इवन ट्राई टू थिंक व्हाट आई डोंट नो। और उसी क्लास में मतलब ट्राइंगल मतलब 3 साइड्स का ही फिगर होता है, ये कैसा सवाल हो सकता है यार, मतलब मैं कहाँ जाके पढ़ाऊंगा आपको, ये ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं। ये हुए हैं 2 सवाल ऐसे बहुत हुए हैं ऐसे। तो आपने कैसे रिएक्ट कैसे किया फिर, आपने क्या मैंने बोला शायद मैं भी वही बोलता कि मैं तो इंसान हूँ, भगवान भी शायद मैं वहाँ पे तो मैं भी शायद वही रिएक्शन देता, बट मैंने बस यही बोला कि आप बताना चाहिए कि आपको नहीं पता है। कई बार एज ए टीचर वी डू नॉट नो, मे बी दिस वाज माय अजम्पशन, बट जेन्युइनली आई वाज वेरी शॉक्ड कि यार पूरे एजुकेशन सिस्टम, और ये पता चला कि वो बंदा 1 साल कैट की तैयारी करके 1 साल कैट दे चुका है, वो सेकंड अटेम्प्ट में था, बाद में ये पता चला। एंड दिस वाज जस्ट द फर्स्ट सेशन जो हम डेमो रखते थे पहले, कि आप ज्वाइन मत करो, पहले देखो तो सही। इट वाज वन ऑफ द स्केरियस्ट मोमेंट्स फॉर मी कि यार वेयर डू आई टीच, व्हाट लेवल डू आई हैव टू इवन एड्रेस, एंड दैट टू आफ्टर ऑलमोस्ट 20 years इन टीचिंग। एंड आपके पूरे करियर में हैव यू टॉट एनी सेलिब्रिटी स्टूडेंट इन योर एंटायर करियर? 5 लाख में से कोई सेलिब्रिटी है? सेलिब्रिटी बनते हैं मेरे को, मैं जब पढ़ाता हूँ सेलिब्रिटी होते हैं तो शायद ही होंगे, बट बन बहुत सारे जाते हैं। हाँ, कौन कैसे? मतलब दे बिकम इवन CXOs ऑफ टॉप कॉर्पोरेशन। अच्छा, कौन से कोई एग्जांपल्स है? एक स्टूडेंट है जो अभी ब्लैक रॉक के ग्लोबल चीफ डेटा ऑफिसर का रोल कर रहा है। ओह वाओ, वो $40 million उसका सैलरी है। व्हाट? $40 million? ब्लैक रॉक तो यार, बट ये कितना हो गया, 320 करोड़ एक साल का? 340 करोड़ के आसपास। हाँ, एवरी ईयर 340 करोड़। तो मैं कह रहा हूँ ना, सेलिब्रिटी आता कोई नहीं है, बट आने के बाद बन जाता है क्योंकि सेलेब तो शायद कैट नहीं देते हैं। अभी शायद से someone has broken that trend, I think, from the Bachchan family. हाँ, actually Navya, but she got into IIM Ahmedabad, right? But not cat, not through cat, something else, but at least हाँ, तो वैसे तो नहीं आया मेरे पास कोई अभी तक। अच्छा, बट यार दिस ब्लैक रॉक इज वेरी एकदम। हाँ, बट वो बहुत ही सिलेक्टिव होते हैं। उसका इंटरव्यू क्वेश्चन क्या था मैं आपको बताऊं? लास्ट इंटरव्यू क्वेश्चन, वुड यू बेट, एंड इट इज एन इन्वेस्टिंग रिलेटेड क्वेश्चन, वुड यू बेट दैट द सन ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट? क्या आंसर होगा? ऑब्वियसली यार आप बोलोगे यस ही बोलूंगा। उसका आंसर है नो, एंड यू कैन प्रूव। एंड इन्वेस्टिंग में ये होता है, इफ यू हैव इंफॉर्मेशन, so let's revise the question.
तो देर इज समथिंग कॉल्ड एक्जियम, AXIOM। एक्जियम होता है जो, उसका मतलब होता है सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, जिसकी प्रूफ की जरूरत नहीं। और उसके कंपैरिजन में होता है आउटलायर, जो एक सेंचुरी से आप कोई चीज बिलीव कर रहे हो, एक काउंटर एग्जाम्पल सब कुछ बदल दे आपके लिए। तो मान लो 1 सेंचुरी से विजडम चल रही है, ये तो 1 सेंचुरी नहीं 1 मिलेनियम से चल रही है कि द सन ऑलवेज राइजेस बिकॉज वी सी इट डेली। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेस्टिंग यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। And investing mein, if you have this piece of information that is totally different from what the entire world has been believing, you can make a lot of money, either upside, downside, doesn't matter. तो इसका आंसर ये है, टेक्निकल आंसर ये है कि अगर आप अर्थ को देखो तो नॉर्थ पोल, प्योरली नॉर्थ पोल इज अ पॉइंट, नॉर्थ पोल इज नॉट अ रीजन। कोई नॉर्थ पोल को मान सकता है कि नॉर्थ पोल तो एक सर्कल होगा, एक रेक्टेंगल होगा बड़ा सा, एक लाइन, बट टेक्निकली नॉर्थ पोल इज अ पॉइंट। तो नॉर्थ पोल पर कोई डायरेक्शन ही नहीं है ईस्ट साउथ भी, मतलब नॉर्थ में कोई डायरेक्शन नहीं, ऊपर आप जा नहीं सकते उसके, वेस्ट और ईस्ट, क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल मूव ही नहीं कर सकते। सो एवरी डायरेक्शन एट द नॉर्थ पोल इज साउथ, एवरी डायरेक्शन। एंड डिस्पाइट द फैक्ट the sun definitely rises on the north pole. So would you bet that the sun always rises on the north, would you bet that the sun always rises in the east? Is wrong. And earth पे ये गलत हो गया। तो आप बोल रहे हो कि नॉर्थ पोल पे वहां पे सन विल नॉट राइज इन द ईस्ट बिकॉज द डायरेक्शन सन राइजेस, बट द डायरेक्शन देयर इज नो ईस्ट बिकॉज इट्स ऑन द नॉर्थ पोल ना। आप नॉर्थ पोल पे अगर मैं बिल्कुल पॉइंट को विजुलाइज करूं तो मैं कहाँ जा सकता हूँ? हॉरिजॉन्टल जा ही नहीं सकता मैं एक पॉइंट से, क्योंकि अर्थ तो स्फेरिकल है। मैं दोनों हॉरिजॉन्टल नहीं जा सकता, वर्टिकल तो जा ही नहीं सकते ऊपर, बिकॉज वो हवा में नीचे ही जाएगा, साउथ ही क्या है, साउथ। सो नॉर्थ पोल पे एवरी डायरेक्शन इज साउथ, वेयर एवर यू गो यू कैन ओनली गो साउथ। And the sun rises on the north pole. What does that mean? The sun doesn't always rise in the east. Now connect it to the world of investing. BlackRock ने सवाल क्यों पूछा? उनको कोई फिजिक्स से या टेक्निकल से मतलब कि if you can analyze any business situation, any investing situation from this angle, तो फिर आप कितने बड़े रॉक स्टार बन सकते हो। वाओ, क्या इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सही है। तो ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं कई बार, तो कई लोगों ने वो आंसर करके दे हैव जेन्युइनली क्रैक्ड मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन प्लेसमेंट। एक स्टूडेंट थी मेरी, उसने 200 मिलियन फंड रेजिंग में रेज किया। 200 मिलियन डॉलर्स 200 मिलियन डॉलर्स 1600 करोड़ 1600 करोड़ से भी थोड़ा ऊपर होगा अभी तो। हाँ, अभी तो 86 चल रहा है। हाँ, तो बिल्कुल वो जब किया था तब करीब 1600 करोड़। व्हाट इज द हाईएस्ट सैलरी दैट योर स्टूडेंट हैज गॉट? यही होगा BlackRock का ही होगा। BlackRock के बाद तो नहीं, उससे ज़्यादा तो नहीं, $40 मिलियन से ज़्यादा तो कोई नहीं है। ओके। और CEO तो कोई अभी बना नहीं, क्योंकि मैं खुद इतना बुढ़ा नहीं हूँ कि मेरे स्टूडेंट शायद CEO बन जाए, बट हाँ CXO लेवल पे बहुत लोग पहुँचे, बहुत लोग पहुँचे। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी एक डाउट होता है कि लेट्स से अ लॉट ऑफ पीपल फील दैट if they want to crack any exam they should not indulge into any relationships. आपका क्या टेक है इस पे? like will that affect studies or do you think that a student can also give these exams and all? यार डिपेंड करता है। ऐसे तो लोग 40 साल की शादी में रहते हैं, उसके बाद भी दे डोंट से कि माय पार्टनर हैज ब्रॉट मी डाउन। या टॉक्सिसिटी इज नॉट अ मैटर ऑफ रिलेशनशिप। आप सिंगल रह के भी टॉक्सिक रह सकते हो। आप मतलब नेट पे जाके चिल्ला सकते हो, हर एक की पोस्ट पे यूट्यूब पे आप कमेंट डाल सकते हो जिसका आप कोई वैल्यू नहीं है। नोबडी बॉदर्स अबाउट योर कमेंट अगर आप रैंट कर। So I don't think toxicity is a matter of being in a relationship. You can definitely have. I always feel कि relationship is about 2 + 2 = 22, not 2 + 2 = 4. कि the sum should be way more than the individual parts. तो दो लोग आ रहे हैं साथ में, they shouldn't be 1 + 1 and then they become 2. 1 let's say is incomplete as a number. 2 is the complete number. तो 1 and 1. So most people get into a relationship thinking about कि यार दो लोग कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मैं ये नहीं हूँ, मेरे अंदर ये खामी है, उसके अंदर तो वही। आई स्ट्रांगली फील दैट इज नॉट द राइट रिलेशनशिप, ऑल्दो वी आर डिविएटिंग फ्रॉम, बट मैं बता 2 + 2 = 22 मतलब आप ऑलरेडी एक कंप्लीट पर्सन हो, दूसरा पर्सन भी कंप्लीट है, बट व्हेन द टू टुगेदर कम देयर इज नो मैथ, देयर इज मैजिक। मैथ वुड हैव मेड देम 4, मैजिक कैन मेक देम 22 or 22 to the power 22 probably, I don't know. तो yeah, I mean relationships, toxicity I never feel is a matter of being in a relationship or not being in a relationship. You can have a very enabling, very positive, very
heartwarming relationship that really gives you the wings, or you may definitely have something as that is as toxic. I always feel कि कोई सुबह उठ के कि कितने लोगों को गाली देना है, वो क्या कम टॉक्सिक है. नेट पे जाएगा, हर पोस्ट पे वो सिर्फ गलत ही कमेंट करेगा. तो ऐसा तो आई थिंक लोनलीनेस आल्सो कैन बी वेरी टॉक्सिक फॉर पीपल. आई एग्री. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन. बहुत ही मजा आया आपसे बात करके. व्हाट इज वन थिंग दैट वी डिड नॉट डिस्कस टुडे अकॉर्डिंग टू यू? We did not discuss how you became so successful. अरे Could you share? आप तो मजे ले रहे हो मेरे. मजाक नहीं कर रहा. I've been very impressed. मजाक मतलब बहुत अच्छा. नहीं, it's a journey that I have appreciated. I've told you at least 5 times by now, and I am not a fake person. So there are things that you've done right. I think somebody definitely can benefit. If you're not telling me right now, do tell someone in your own podcast or series. No, I mean, I'll tell you right now only, but I mean, I don't know if I'm successful or not. But few things which have helped me in order to grow as a person is, one is I think discipline. I am a very disciplined person. I organize everything on my calendar. I put all my meetings in Google Calendar, be it lunch, dinner, gym, table tennis, talking to mom, talking to dad, everything is calendarized. Some people might judge me for this, but that's how I operate. Second, I feel is being consistent. बहुत बार होता है कि 6-8 महीने 10 महीने बाद अगर चीज़ नहीं चली तो people will stop. But there are times which have happened in my content journey that 8-10 महीने बाद engagement have dropped significantly. But I was like, नहीं, अगर करना ही तो करना है. Today I can say with conviction कि I can do podcasting for the next 10 years of my life. And this is something which I have decided. This is fabulous to know, because nobody I know can say this, that I can do anything for 10 years. Like, forget podcasting. I don't think people will be able to say that for anything, Frank. Yeah, because this is something which I have been doing now since 4.5 years. 20 सितंबर 2020 को सबसे पहला पॉडकास्ट चालू किया था. So today I think it's been 4.5 years. And अगर मैं 4.5 साल तक कर चुका हूँ तो मुझे लगता है कि this is just the start, because ये बस मेरा एक टेस्टिंग फेज था कि मैं कर पाऊँगा या नहीं. तो this is the I think persistence या consistency. And third would be that आई रियली लाइक लर्निंग फ्रॉम पीपल. जैसे आपसे बात करके इतने कुछ सीखने मिला मुझे आज पिछले 2 घंटे में. आई थिंक दैट देर आर 3 ways अ पर्सन कैन लर्न. वन इज रीडिंग, सेकेंड इज लिसनिंग, थर्ड इज बाय टॉकिंग टू पीपल. एंड आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ द थर्ड वन. I keep meeting, because of my job I meet like 4-5 new people every week, and because of my podcast I get to learn new things from them each and every week. So that is something which have helped me. Not I like your curiosity, and I like your willingness to learn, not ability we all have, but willingness. And like almost surrendering to the environment that, look, I don't know, I am not someone who's doing it for the audience per se. First तो मैं ही सीख रहा हूँ. और ये जो ह्यूमिलिटी है ये बहुत चार्म करती है और बहुत पसंद आया. मैंने जो आपके पुराने पॉडकास्ट देखे, व्हेन वी वर नॉट इवन प्लानिंग ऑल दिस, जब हमने ये पॉडकास्ट वगैरह सोचा नहीं था, मैं ऐसे ही देख रहा था 1-2 बार, बिकॉज कुछ आए मेरे फीड्स में, एंड आई जस्ट वॉच्ड, एंड आई रियली फील दैट दोनों साइड है, ये सिर्फ गेस्ट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है. And some of the podcasters I love, I believe you're doing something very similar. मैं नाम ले सकता हूँ तो Stephen Bartlett, I think Diary of a CEO. He is my inspiration. He is like the world's biggest benchmark in podcasting. और मैं जब भी देखता हूँ आपको, मेरे को याद, जब भी मैं उसको देखता हूँ आपको देखता हूँ, मुझे बहुत सिमिलैरिटी लगती है. That means a lot. Genuinely and unbelievably great. आप किस लेवल पे पहुँचे हो मैथ वाइज, नंबर्स वाइज, वो एक सेकेंडरी एस्पेक्ट है. बट मतलब we would just want to say कि यार you please grow as much as you can grow, because people will genuinely benefit from what you're doing. Thank you so much. This means a lot. You made my day by saying this, honestly. And आपके जैसे लोगों की वजह से I think ये possible हो पाता है, because audience gets a lot of value from the content and from the intellect that you have. So special thanks to people like you for doing this. Right. Anytime. Yes. Absolute pleasure. Absolute. Thank you so much. I hope I could do justice to your time as well. Absolutely. Yes. This was fantastic. Beyond words. Really. Perfect. Thanks. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए. हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज़्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट्स ट्रिम कर सकते फ्यूचर एपिसोड्स में. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक so that we can improve and come up with better quality content.